हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज इस लेक्चर के अंदर मैं आपको एक नया चैप्टर करा रहा हूँ, ठीक। और उस चैप्टर का नाम है ओपनिंग एंट्री। देखेंगे सर, ओपनिंग एंट्रीज। ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर, एडजस्टमेंट्स एंड क्लोजिंग एंट्रीज। चैप्टर का नाम है ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री। हम अब सीखते हैं कि कैसे हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे, कैसे हम ट्रांसफर एंट्री पास करते हैं, कैसे हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और कैसे हम क्लोजिंग एंट्री पास करते हैं। दोस्तों, इस चैप्टर के 4 भाग हैं। इस चैप्टर 4 भागों में बटा हुआ है। पहले भाग, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले पॉइंट में लिखा ओपनिंग एंट्रीज, ठीक है। और आज की क्लास के अंदर मैं चैप्टर खत्म करा दूंगा, क्योंकि इतना बड़ा चैप्टर है नहीं। मतलब एक क्लास का समझ लो कितना बड़ा चैप्टर है, एक क्लास का चैप्टर। ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री और एडजस्टमेंट एंट्रीज। ये अभी करेंगे, ये अभी करेंगे, ये अभी करेंगे और ये नहीं करेंगे। टू बी डिस्कस्ड इन चैप्टर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। कौन सा चैप्टर करेंगे? फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, हमको एडजस्टमेंट एंट्री जो होगी फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में डिस्कस होगी, यहाँ नहीं होगी। इसलिए जब मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा तो वहां पर ये सारी एंट्री, जो टोटल आपके पास जो टोटल एंट्री है वो 18 एंट्रीज है। वहां मैंने 20-30 एंट्री करा रखी है, तो 18-20 एंट्री वहां पर करेंगे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री को हम वहां पर कवर करेंगे, यहाँ पर कवर नहीं करेंगे। वहां पर मैं एक बार बता दूंगा कि वहां चीज मैंने नहीं बताई है, यहाँ मैं बता रहा हूँ। तो ये एडजस्टमेंट एंट्री देखा जाए तो फाइनल अकाउंट में ही सही पढ़ाने का तरीका है, क्योंकि एक बार यहाँ पढ़ाऊं, एक बार फाइनल अकाउंट में जाकर पढ़ाओ, फिर दोबारा वहां पढ़ाना पड़ता है, इसलिए वही पढ़ा दिया था। उनका मतलब, इनकी एंट्री का मतलब, उनकी एडजस्टमेंट्स सब वही बता दिया, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पर जो मेनली कराना है वो 3 कराने हैं, ओपनिंग एंट्रीज, क्लोजिंग एंट्रीज और ट्रांसफर एंट्रीज। और दोस्तों, एडजस्टमेंट एंट्री आप भरोसा रखिए, जब आप खुद ही जाकर देख लो फाइनल अकाउंट में चैप्टर में डालिए को। एडजस्टमेंट एंट्रीज के अंदर मैंने कम से कम 10 से 15 क्लास लगा रखी है। हाँ दोस्तों, एक ही क्लास में 2-2 एंट्री होती है, 18 एंट्रीज है टोटल। एक ही क्लास में 2-2, 3-3 एंट्रीज होती है। तो बताओ, इससे मैंने पूरी 15-20 क्लास लगा रखी है, 15 क्लास लगा रखी है आराम से। 15 से क्लास नॉर्मल क्लास लगी है एडजस्टमेंट एंट्री पास करने में, ठीक है। तो वहां डिटेल में कराया। आओ स्टार्ट करते हैं ओपनिंग एंट्री से। तो ओपनिंग एंट्री कहते किसे, ठीक है। और देखो, पिछली क्लास में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी कराए थे, किस चीज से रिलेटेड? ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। ओपनिंग एंट्रीज, ओपनिंग एंट्रीज कहते किसे है? तो ओपनिंग एंट्रीज के बारे में लिखेंगे। द ओपनिंग एंट्री, द ओपनिंग एंट्रीज is an item. The opening entries is an item is passed in the journal proper. Is passed in the journal proper. सही, जर्नल प्रॉपर क्या होता है? मैं ना आके आपको जाकर ना अभी आपको सिखाऊंगा सब्सिडरीज बुक, ठीक है। जब मैं सब्सिडरी बुक कराऊंगा ना, तो वहां पर आपको समझ आएगा जर्नल प्रॉपर क्या होता है, ठीक है। अभी के लिए बस आप लिख के चलो जनरल प्रॉपर क्या होता है। अभी के लिए जनरल लेजर, जनरल प्रॉपर या फिर जनरल कहता है ओपनिंग एंट्री हम जनरल प्रॉपर में पास से जनरल एंट्रीज होती है। हाँ, ओपनिंग एंट्री जनरल एंट्री ही होती है दोस्तों, पर इसका मतलब कुछ अलग होता है। मैं आपको सिखाऊंगा जब मैं आपको सब्सिडरीज बुक बताऊंगा, ठीक है। तो द ओपनिंग एंट्री इज एन आइटम, ये ऐसे आइटम होती है जो कि जनरल प्रॉपर या जनरल लेजर में पास करी जाती है। अब सर, पास करी जाती है, समझ में आता है कहाँ पास करी जाती है? जनरल प्रॉपर में पास करी जाती है। सब्सिडरी बुक हम पढ़ेंगे एक चैप्टर, वहां पर आपको तो टोटल 8 तरीके की बुक होती है, वहां पर आप लास्ट वाली जो बुक होती है उसको बोलते हैं जनरल प्रॉपर।
तो वहां मैं आपको जनरल पर्पज का मतलब सिखाऊं, ठीक है। तो अभी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि भाई हमारा क्या समझ में आएगा। देखो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, द पर्पस ऑफ पासिंग, पर्पस ऑफ पासिंग entries, purpose of passing entries is to record the opening balance, record the opening balance, record the opening balance of the account, of the account, transfer, transfer from the previous, transfer from the previous, transfer from the previous year to the new year, to the new year, ठीक। फिर आगे ये आपको फर्स्ट पॉइंट इधर मान लो, ये आपका सेकंड पॉइंट मान लो, और ये आपका थर्ड पॉइंट। लिखते चलेंगे, लिखने के बाद मैं आपको फिर बाद में समझाऊंगा इसका मतलब क्या है। कहता है द अकाउंट विच आर अपीयर ऑन द asset side, which are appearing on the asset side, which are appear on the asset side of balance sheet, asset side of balance sheet, asset side of balance sheet are debited, are debited to the, debited in the opening entry, debited in the opening entry, debited in the opening entry। आज पूरी क्लास लगा देनी है दोस्त, पर ये ओपनिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री का मतलब ढंग से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हर साल ये एंट्री पास करनी होती है, हर साल क्लोजिंग एंट्री पास करनी होती है, और हर साल ट्रांसफर एंट्री पास करनी होती है कंपनी की। हर साल हर कंपनी को ये करनी पड़ती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर ना वाई द अकाउंट दैट अपीयर इन द लायबिलिटी साइड, वाई द अकाउंट, while the account that are appear in the liability side, in the liability side, appear in the liability side are credited, are credited, appear in the liability side are credited, ठीक है सर। अगले लिखूंगा, लिखा सर फोर्थ पॉइंट लिखना, at the end of each, at the end of each accounting period, at the end of each accounting period, at the end of each accounting period, the books of account, the books of account, the books of account, the books of account need to, the books of account need to be closed, the books of account need to be closed for preparing, for preparing of final account, preparing of final account, for preparing for final account. Also, in the beginning of the new year, in the beginning of the new year, in the beginning of the new year, new accounting period, new accounting period, in the beginning of the new accounting period। क्या accounting period दो होता है, नया साल तो एक ही होता है हमारे लिए,
1 जनवरी पर अकाउंटिंग पीरियड 2 होते हैं मेनली जो फेमस है, 1 जनवरी वाला और 1 अप्रैल जो चालू होता है। अकाउंटिंग पीरियड न्यू बुक ऑफ अकाउंट्स is open. New book of accounts is open. For this purpose, opening and closing entry need to pass. ठीक है सर, ओपनिंग एंट्री एंड क्लोजिंग एंट्री नीड टू बी पास्ड। तो ओपनिंग एंट्री कैसे होगी जरा देखना। ओपनिंग एंट्री एक ही एंट्री होगी, ओपनिंग एंट्री होती है ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ऑल आउटसाइड ऑल लायबिलिटी, ऑल एसेट अकाउंट डेबिट टू ऑल लायबिलिटीज अकाउंट और टू ऑनर कैपिटल अकाउंट। मतलब आप मुझे बताओ एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, जिस चीज से जो चीज बढ़ती है वो उसका नेचर माना जाता है। एसेट किस चीज से बढ़ती है? डेबिट साइड से बढ़ती है, तो उसका नेचर डेबिट होता है। लायबिलिटी किस साइड से बढ़ती है? क्रेडिट साइड से बढ़ती है, तो लायबिलिटी का नेचर क्या होगा? क्रेडिट। कैपिटल किस साइड से बढ़ती है? क्रेडिट साइड से बढ़ती है, इसके अंदर क्योंकि लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी का नेचर क्या होगा? कैपिटल का नेचर क्या होगा? क्रेडिट। कहता है फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, तो ये एंट्री पास करनी है आपको। दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू समझाता हूँ और एग्जांपल के पॉइंट से समझाने की कोशिश करता हूँ, देखो ध्यान। देखो मेरे दोस्तों, मान लेते हैं कि मैंने 1 अप्रैल को अपना साल चालू करा था, ठीक, और ये मेरा 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो गया। 1 अप्रैल को साल चालू करा था और 31 मार्च को मेरा साल खत्म हो गया। मैंने नया बिजनेस यहाँ पे चालू करा, न्यू बिजनेस। अब जब मैं नया बिजनेस करूंगा तो मेरा अकाउंटिंग पीरियड कौन सा है बताओ? मेरा अकाउंटिंग पीरियड है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ये हो गया अकाउंटिंग पीरियड कि मैं इस तारीख तक अपना अकाउंट को स्टार्ट करूंगा और सेट करूंगा। अब दोस्तों जो साल का एंड हुआ दिन आएगा, इधर आपको अपने अकाउंट्स को क्लोज करने पड़ते हैं। हर साल अपने अकाउंट को क्लोज करना पड़ते हैं, तो नीड टू क्लोज द अकाउंट, नीड टू क्लोज द BOA फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट। BOA फॉर क्या होता है? बुक्स ऑफ अकाउंट। आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करनी पड़ेगी। अब जब आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करोगे तो यहाँ पर आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ता है। क्या प्रिपेयर करना पड़ता है? फाइनल। फाइनल अकाउंट से पहले आप जनरल प्रिपेयर करते हैं, बिफोर आप जनरल प्रिपेयर करते हैं, लेजर प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, और ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के बाद तब आप फाइनल अकाउंट में आते हैं। फाइनल अकाउंट में 2 चीज बनती है दोस्तों, एक बनती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला चैप्टर भी कहते हैं। और दूसरा बोलते हैं बैलेंस शीट। दूसरी क्या बनती है? बैलेंस शीट। ध्यान समझना क्या समझाना चाह रहा हूँ, बेसिक बात। कहता है जब भी आप अपने बिजनेस को चालू करोगे तो आपको एक अकाउंटिंग पीरियड सेट करना है, या तो वो 1 जनवरी से 31 दिसंबर वाला होगा, या फिर वो 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला होगा। मेनली 2 ही ये फेमस है, जहां पर आपकी बुक में आपको यही तो दिखती है। 1 अप्रैल से जरूरी नहीं है ये 2 ही चलेंगे, क्या पता एक बिजनेस है जो अपना 1 जुलाई से 1 जुलाई ले रहा हो, ठीक है, तो वो कोई भी सकता है। फेमस जो है 99% बिजनेस यही यूज करते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च वाले हमेशा बिजनेस 1 अप्रैल से 31 मार्च को ही यूज करते हैं। ये इसका पर्पस आगे जाकर समझ में आएगा, क्योंकि इनकम टैक्स में इसी वाले को बताया गया कि हम इनकम टैक्स 31 मार्च को लेंगे, तो 31 दिसंबर तक हम नहीं बनाते। पहले मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी कह रही है मेरी कंपनी 31 दिसंबर तक अपना अकाउंट क्लोज कर देती है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ठीक है, 31 दिसंबर अपना अकाउंट क्लोज कर देती है दोस्तों। अब इनकम टैक्स वाले कहते हैं नहीं, हमें 31 मार्च तक का प्रॉफिट का टैक्स चाहिए, तो हम क्यों बनाए फिर 2 बार, तो हमें 1 अप्रैल से 31 मार्च वाला लेते हैं। तो मैक्सिमम कंपनी ये वाला लेते हैं, दैट इज फाइनेंशियल ईयर। क्या बोलते हैं इसको? फाइनेंशियल ईयर। दोस्तों हमें साल के एंड में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि हमारा नया साल आ जाता है। ये हमारा न्यू ईयर आ गया, न्यू अकाउंटिंग पीरियड आ गया, ठीक है। और यहां मेरा 1 अप्रैल आ गया, 1 अप्रैल अगले साल मान लेते हैं,
2000 और 2001, फिर 2000 बहुत पुराना ले लेता हूँ, और 31 मार्च 2002। मैंने कहा चलो ये ले लिया 2000 और 2001, 2001 से लेकर 2002, बहुत पुराना ले लिया मैंने साल, बहुत ही ज्यादा पुराना, 15 20 20 30 साल पुराना। अब क्या हुआ सर, यहाँ पर हमारा न्यू अकाउंटिंग पीरियड आ गया, अब मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें दोबारा अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। दोस्तों 31 मार्च को आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करना पड़ेगा, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं हमने इस साल कितना प्रॉफिट एंड लॉस कमाया, हम चाहते हैं इस साल हमने कितना कमाया। और बैलेंस शीट क्यों बनाते हैं? बैलेंस शीट इज अ रिलेशन बिटवीन एसेट एंड लायबिलिटी, एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ ऑनर इक्विटी, एसेट लायबिलिटी एंड इक्विटी, ऑनर कैपिटल, इक्विटी मींस ऑनर कैपिटल। बैलेंस शीट हम इसलिए बनाते हैं कि हम जान सके कि हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, हमारे बिजनेस के पास क्या क्या हमारे बिजनेस के पास साल के एंड में क्या क्या है। क्या मतलब? फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लिख सकते हैं, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फिर पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है हमारी बिजनेस की, वो हम जानना चाहते हैं, इसलिए हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। दोस्तों बैलेंस शीट के अंदर क्या बातें आती है? दो बातें आती है। बैलेंस शीट के अंदर तीन बातें आती है, मेनली तीन बातें। हम चाहते हैं कि साल के एंड में हमारे पास कितनी एसेट बच गई है, मतलब साल के एंड में कितनी एसेट्स बच गई, एसेट रिमेनिंग कितनी होगी वो डालते हैं हम। साल के एंड में जितनी एसेट बच जाती है हम वो यहाँ पर डालते हैं। साल के एंड में कितनी लायबिलिटी बच जाती है हम वो डालते हैं, और साल के एंड में कितनी कैपिटल ऑनर की हो गई हम वो डालते हैं दोस्तों। और बैलेंस शीट हमेशा बराबर होती है। प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट बनाना होता है, क्यों? प्रॉफिट और लॉस असर्टेन करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, और ये हम आगे जाकर फाइनल अकाउंट में सीखेंगे। और फाइनल अकाउंट के अंदर ही हम एडजस्टमेंट एंट्री भी सीखेंगे, जो मैंने अभी कहा टू बी डिस्कस्ड इन द फाइनल चैप्टर, फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर, यही सीखेंगे हम एडजस्टमेंट एंट्री। दोस्तों साल के एंड में हमारी बुक को क्लोज करना पड़ता है, और जब हम अपनी बुक को क्लोज करते हैं तो जो चीज हमारे पास बच जाती है, जो चीज हमारे पास दोस्तों बच जाती है, जो चीज रिमेनिंग हो जाती है, ये रिमेनिंग साल के शुरू में हमें एक एंट्री पास करनी पड़ती है। जो चीज बच जाती है, जो चीज बैलेंस शीट में शो कर दी है, कहाँ शो कर दी है? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या शो करता है? साल के एंड में बिजनेस के पास क्या बच गया, कितनी एसेट बच गई, कितनी लायबिलिटी बच गई, और कितनी कैपिटल रह गई ओनर की। जो चीज बच जाती है साल के एंड में, तो जिस साल के 31 मार्च को जो चीज बच गई, ये जो जितनी चीज बची उसकी उस सारी एंट्री पास करनी पड़ती है हमें 1 अप्रैल को फिर दोबारा। और ये बताना पड़ता है कि साल के शुरू में हमारे पास पिछले साल से ये चीज पड़ा हुआ है। क्या मतलब हुआ? साल के शुरू में हमें बताना पड़ता है कि हमारे पास पिछले साल जो चीज बच गई थी वो साल के शुरू में ये चीज बच गई है। मतलब ओपनिंग एंट्री का मतलब क्या हुआ? साल के शुरू में जो भी एंट्री मैं पास करूंगा, साल के शुरू में जो भी एंट्री मैं पास करूंगा, इसका मतलब ही यही हुआ कि पिछले साल जो चीज बच गई थी बैलेंस शीट के अंदर, पिछले साल जो एसेट बच गई थी, पिछले साल जो लायबिलिटी बच गई थी, वही एसेट और लायबिलिटी कैरी फॉरवर्ड होगी नेक्स्ट ईयर में। और जब भी मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जब भी मैं नया साल स्टार्ट करूंगा, बुक्स अकाउंट मेंटेन करूंगा, तो पहले ही मैं लिख दूंगा कि भाई मेरे पे पहले से इतना पड़ा हुआ है। दैट इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। अगर मैं आपसे पूछूं बताओ ओपनिंग एंट्री किसे कहते हैं, तो आप ओपनिंग एंट्री का पढ़ने का पर्पस क्या है ये बताना है कि पिछले साल जो एसेट और लायबिलिटी और कैपिटल बच गई थी वो इस साल के शुरू में कैरी फॉरवर्ड कर दी गई है। और अब इस साल जब भी मैं स्टार्ट करूंगा, नया साल जब आएगा मेरा 1 अप्रैल अगले, मतलब अब मुझे 1 साल हो गया बिजनेस करे हुए, 1 ईयर कंप्लीट हो गए, और 1 ईयर का मैं जब सेकंड ईयर में बिजनेस करूंगा तो पिछले साल जो एसेट बच गई थी, पिछले साल जो बिल्डिंग बच गई थी, क्या वो खत्म हो गई होगी? नहीं सर, वो भी तो नहीं होगी ना, अगले साल भी तो यूज करेंगे। पिछले साल जो मशीन खरीदी थी क्या वो बेकार हो गई होगी? नहीं सर, अगले साल भी उसका यूज करेंगे मशीन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। तो दोस्तों यही बताना चाह रहा है ओपनिंग एंट्री। कहता है जब भी आप नया अकाउंटिंग पीरियड, नई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करोगे तो पिछले साल जो चीज बच गई थी एसेट लायबिलिटी कैपिटल, उसके लिए आप एक एंट्री पास कर देना और हमें इससे पता चल जाएगा कि पिछले साल क्या बच गया था। तो हर साल जब भी आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन करोगे तो ओपन करने में पहली एंट्री ओपनिंग एंट्री पास करना और ये बताना कि पिछले साल से क्या बचकर इस साल ट्रांसफर हुआ है। आई बात समझ में नहीं आया? इसलिए पिछले साल जो एसेट बच गई थी, पिछले साल जो लायबिलिटी बच गई थी, पिछले साल जो कैपिटल बच गई थी, क्लोजिंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। तो इसलिए वहां पिछले साल पे क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ती है और इसको अगले साल ट्रांसफर कराया जाता है। क्यों? बच गया, अगले साल इसका यूज करेंगे। तो यूज करेंगे तो जब भी आप नए साल में बुक्स ऑफ अकाउंट बनाओगे
तो पहले आप ये बता देना कि पिछले साल से क्या बचकर आया हुआ है, और उसको बताने के लिए मुझे एंट्री पास करनी पड़ेगी और उस एंट्री का नाम होगा ओपनिंग एंट्री। आई बात समझ में आया? क्लियर है या नहीं है? लो भाई लो, जरा पढ़ना, जरा सेकंड पॉइंट से पढ़ना। The purpose of passing entry is to record the opening balance of the account transfer from the previous year or to the new year। पिछले साल से नया साल में क्या आया, पिछले साल जो एसेट पड़ी थी वो भी अगले साल ट्रांसफर होगी नहीं होगी, अगले साल उस एसेट का यूज करूंगा। मैंने पिछले साल एक मशीन खरीदी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, अगले साल भी तो यूज करूंगा उस मशीन का, वो तो सालों साल चलेगी। तो पिछले साल जो चीज आपके पास बच गया था बैलेंस, उसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या बोलते हैं? क्लोजिंग। मतलब पिछले साल जो क्लोजिंग बच गया था वो इस साल अगले साल नए साल में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि अगले साल में उनका यूज होना है। तो अगले साल कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करने से पहले आप ये हमें पहले बताओ कि पिछले साल से इस साल क्या आया हुआ है, और उसके लिए हमेशा जब भी हम नई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेंगे तो पहले हम ओपनिंग एंट्री पास करेंगे और उसमें बताएंगे कि पिछले साल से ये हमारे पास ट्रांसफर हुआ है इस साल। तो अगर आपसे कोई पूछे बताओ ओपनिंग एंट्री क्यों पास करते हैं, तो आप बताना कि सर ओपनिंग एंट्री इसलिए पास करी जाती है जब भी बुक्स अकाउंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का है, तो जब भी बुक्स अकाउंट ओपन करते हैं सबसे पहले एंट्री होती है ओपनिंग एंट्री। वो इसलिए पास करी जाती है कि हमें बताना पड़ता है गवर्नमेंट को या किसी जो हमारी चेक करेगा अकाउंटिंग, हमें बताना पड़ता है कि पिछले साल से हमारे पास इस साल क्या आया है। अच्छा मान लेते हैं हमारा नया नया बिजनेस है, तो नया नया बिजनेस में कोई ओपनिंग एंट्री पास नहीं होती, वहां पर होती है कैपिटल वाली एंट्री। तो ओपनिंग एंट्री नए बिजनेस में क्या होती है, जब पहली बार बिजनेस पे लगाया जाता है पैसा, वो वाली एंट्री पास होती है। और कुछ एंट्री बार क्या होता है, पहली बार बिजनेस में कैश भी लगाया, मशीन भी लगाई, बिल्डिंग भी लगाई, कैपिटल भी लगाया, कराया था नहीं क्वेश्चन जिसमें बहुत सारी चीजें लगाया था ओपनिंग बैलेंस, तो वो आपके पास कैपिटल की एंट्री पास होगी, ओपनिंग एंट्री नहीं होती। ये समझ में आ गया कि ओपनिंग एंट्री पास करने का क्या पर्पस था, कि ये बताना पिछले साल से क्या ट्रांसफर हुआ है। The account which are appear on the asset side, वो अकाउंट जो एसेट साइड में थे, जैसे कि बिल्डिंग, जैसे कि मशीनरी, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, वो एसेट जो अकाउंट एसेट साइड में थे बैलेंस शीट के। तो बैलेंस शीट में क्या होती है दोस्त, बैलेंस शीट में क्या होता है बताता हूं। बैलेंस शीट कैसे बनती है बताता हूं, ठीक है। The account which are appear on the asset side of the balance sheet are debited in the opening entry। वो अकाउंट जो एसेट साइड पे दिख रहे हैं बैलेंस शीट की, हम उसको डेबिट कर देंगे ओपनिंग एंट्री में, और वो अकाउंट जो लायबिलिटी साइड पे दिख रहे हैं हम उसको क्रेडिट कर देंगे ओपनिंग एंट्री में। ये बात कहीं यूज कर रहा है। ये देखो, एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड, फिर मैंने थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया, मैंने कहा हर साल के एंड में, हर अकाउंटिंग पीरियड के एंड में द बुक्स ऑफ अकाउंट नीड टू क्लोज, हमें बुक्स अकाउंट को क्लोज करनी पड़ती है फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। Also in the beginning of the new accounting year, अब अगर पिछले साल आप जो अकाउंट क्लोज करा था, अब नया साल भी चालू होगा, तो नए साल में नई बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन होगी, अगले साल की ट्रांजेक्शन होगी, तो न्यू बुक्स ऑफ अकाउंट इज ओपन, नया बुक्स ऑफ अकाउंट ओपन होता है। फॉर दिस पर्पस ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंट्री नीड टू बी पास। पिछले साल जो बच गया था उसके लिए क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, और इस साल जो बच गया था इस साल ओपनिंग एंट्री पास करनी, सॉरी पिछले साल जो बच गया था उसके लिए क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, और जो पिछले साल से इस साल आया है उसके लिए शुरुआत में ओपनिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। और कह रहा है जितनी भी एसेट है डेबिट करना, जितनी भी लायबिलिटी है क्रेडिट करना, और जितनी भी कैपिटल है क्रेडिट करना। ओपनिंग एंट्री सिंपल है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूं, एग्जांपल कैसे हूं, और कौन सा प्रिंटिंग क्वेश्चन बताता हूं। ये एग्जांपल ले लो भाई, मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूं। मान लेते हैं ये बैलेंस शीट बन गई एज ऑन 31 मार्च, ठीक है। 31 मार्च की बैलेंस शीट बना दी, और बैलेंस शीट कैसे बनती है देखो, फॉर्मेट सीखो। बैलेंस शीट एक जगह हो, इसका डेबिट क्रेडिट नहीं होता दोस्तों, बैलेंस शीट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते, ठीक है। बैलेंस शीट तीसरे अकाउंट नहीं है, बैलेंस शीट स्टेटमेंट है, कोई अकाउंट नहीं है, इसलिए बैलेंस शीट में अकाउंट में लिखते हैं डेबिट क्रेडिट, स्टेटमेंट में कभी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता, हमेशा ध्यान रखना। जब भी कहीं पर यूज करेंगे, जैसे यार अभी सीखेंगे आगे जाके चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, तो वो भी एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में कभी भी डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा जाता। डेबिट क्रेडिट कहां लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ जहां अकाउंट की बात होगी। तो यहां पर आप लिखेंगे लायबिलिटी, ये हो गया अमाउंट, और ये हो गई एसेट्स, और ये हो गया अमाउंट। बैलेंस शीट हमेशा बराबर आनी चाहिए, क्योंकि आपको मैंने अकाउंटिंग में सिखाया था कि एसेट और लायबिलिटी बराबर होती है, इस वजह से बैलेंस शीट को बराबर कहा जाता है, ठीक है। अगर कोई पूछे कि भाई बैलेंस शीट बराबर क्यों होती है, तो आप बताना कि हर एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, और एक इफेक्ट डेबिट में होता है, एक इफेक्ट क्रेडिट में होता है। डेबिट साइड को एसेट साइड कहते हैं और क्रेडिट साइड को लायबिलिटी साइड कहते हैं। जब हर एक साइड में दो इफेक्ट होते हैं तो दोनों इक्वल अमाउंट से जा रहे हैं डेबिट क्रेडिट पर, इसलिए बैलेंस शीट बराबर होती है। और अकाउंटिंग क्वेश्चन कहता है कि एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ द फर्म, एसेट एंड लायबिलिटी प्लस कैपिटल ऑफ द फर्म आर एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, सीखा था ना। तो एसेट किसके बराबर होती है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल के बराबर होती है। दो सबसे पहले क्या करते हैं, देखो यहाँ पर क्या करते हैं मैं आपको बता देता हूँ।
बैलेंस शीट बनाने का तरीका देखो, सबसे पहले बिजनेस में जो कैपिटल लगे, मैंने कहा भाई मेरे बिजनेस में 1 लाख रुपए लगाया था। ध्यान सुनना, मैं समझा रहा हूँ बैलेंस शीट कैसे बनती है। आपके बिजनेस में ओनर ने 1 लाख रुपए लगाए, यहाँ समझा दूंगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो बैलेंस शीट आप शुरू बनाएंगे वहां से तो एक बार पता होना चाहिए, तो आगे जाकर बैलेंस शीट का यूज आएगा तो आपको पता होना चाहिए कैसे बनती है। कैपिटल में 1 लाख रुपए लगा, देखो हर एक चीज का लॉजिक है। मेरे बिजनेस में मेरे ओनर ने बिजनेस के अंदर 1 लाख रुपए लगाए। कितने लगाए? 1 लाख रुपए लगाए। इसको मैं 10 लाख कर देता हूँ। 1 लाख रुपए लगाए, तो आपने 10 लाख का करा क्या? सॉरी, 10 लाख रुपए लगाए। आपको लॉजिक समझना भाई, मैं फिर कह रहा हूँ लॉजिक कॉन्सेप्ट को समझना, क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस शीट का। मेरे बिजनेस में ओनर ने 10 लाख रुपए लगाए। अब मैंने 10 लाख का करा क्या? तो मैंने बताया 10 लाख का क्या खरीदा। सबसे पहले मैंने 10 लाख की खरीदी बिल्डिंग खरीदी, मान लेते हैं 5 लाख रुपए। फिर बाकी 5 लाख का क्या करा? मैंने कहा 10 लाख मिले ना आपको, मैंने कहा 5 लाख की आपने बिल्डिंग खरीदी, बाकी का क्या करा? सर मैंने सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी खरीदी। वो कितनी खरीदी? सर मैंने 2 लाख रुपए की खरीदी। फिर क्या खरीदा आपने? सर मैंने इस 10 लाख में से अभी आपके पास कितने बच गए? 5, 6, 7, अब 3 लाख रुपए बच गए। मैंने कहा सर इससे मैंने क्या खरीदा? फर्नीचर भी खरीदा। मैंने क्या करा? फर्नीचर्स भी खरीदे। कह कितने खरीदे? मैंने कहा सर 2 लाख के खरीदे। और क्या करा? सर और पैसा मैंने अपने हाथ में रख दिया। मैंने कहा कैश इन हैंड। कैश इन हैंड मतलब और पैसा मैंने हाथ में रख दिया। बैंक में लगा? मैंने कहा हाँ सर बैंक में भी रखा था, मैं भूल गया। कैश एट बैंक में भी रखा मैंने पैसा, कैश एट बैंक में भी रखा। और हैंड में कितना रखा? मैंने कहा 50,000। और बैंक में कितना रखा? मैंने कहा 50,000। आप समझ में आया क्या कह रहा हूँ? अब टोटल कर लो, बराबर ही है दोस्तों। यही तो मतलब है, जो पैसा बिजनेस में लगाया जा रहा है तो आपकी लायबिलिटी जनरेट हो रही है। वो पैसा क्या करोगे आप? वो पैसा आप क्या करोगे दोस्त? वो पैसा आप बिल्डिंग बनाने, मशीनरी, फर्नीचर, कैसे न कैसे कुछ पैसा कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करोगे, कुछ ना कुछ तो खरीदोगे, और जो भी चीज खरीदोगे वो आपकी एसेट बन जाएगा। आया समझ में? नहीं ठीक सर। उसके बाद मेरे को नेट प्रॉफिट, फिर क्या करते हैं? कैपिटल में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होते हैं और नेट लॉस कैपिटल से माइनस होता है। नेट लॉस कैपिटल से क्या होता है दोस्त? माइनस होता है। प्रॉफिट कमाऊंगा तो किसका? ओनर का, तो ओनर की कैपिटल बढ़ा दूंगा। और प्रॉफिट अगर लॉस रहेगा तो किसका? ओनर का। जब प्रॉफिट ओनर को दे हो तो लॉस भी तो ओनर से लूंगा। तो अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई लॉस होता है, वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, लॉस को क्या करना है? माइनस करना है। इसके बाद अगर कोई ओनर ड्राइंग ले आता है तो ड्राइंग से क्या होता है? कैपिटल बढ़ जाती है, कम हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने आपको सिखाया कि ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? क्या ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा ले गया है, तो ड्राइंग से क्या होगी? कैपिटल माइनस जाएगी, तो यहाँ से माइनस कर देंगे। तो नेट लॉस माइनस करते हो, जो भी आएगा यहाँ पर। मैंने अभी नहीं दिया था तो मैं 10 लाख के लेता हूँ। देखो मैं अभी टोटल करा तो मेरा टोटल बराबर आ गया। आपने सिखाता हूँ, अभी ध्यान सुनना, ठीक है? अभी आप टोटल कर लो, चेक कर लो। 10 लाख का मैंने क्या क्या खरीदा वो लिख दिया। 10 लाख में से 5 लाख की बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख की, 2 लाख का फर्नीचर, कैश इन हैंड में 50,000 पड़ा है, मतलब खाते में क्या 50,000, और बैंक में कैश इन बैंक का मतलब बैंक में 50,000 पड़ा। यहाँ क्लियर है? अगर ये बात आपको क्लियर है तो आप इधर देखेंगे फिर क्या हुआ। फिर मैंने बैंक से लोन ले लिया। सर बैंक से लोन ले लिया और मैंने बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया। सर इस 5 लाख का क्या करा सर आपने? मैंने कहा सर इस 5 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी। मैंने क्या कर दी? इन्वेस्टमेंट्स कर दी। कितनी करी सर? इन्वेस्टमेंट करी मैंने 4 लाख रुपए की। तो 1 लाख कहाँ गया आपके? सर 1 लाख का स्टॉक खरीदा था वो बच गया मेरा। स्टॉक खरीदा था 1 लाख का वो बच गया। मतलब ये स्टॉक कौन सा स्टॉक होता है? क्लोजिंग स्टॉक। मतलब स्टॉक को खरीदा हुआ बहुत सारा, पर जो बच गया था इसके अंदर बैलेंस शीट के अंदर हमेशा ध्यान रखना, जो चीज कंपनी के पास रह जाती है लास्ट साल के एंड तक, वो चीज रिकॉर्ड करते हुए, ये होगा क्लोजिंग स्टॉक। खरीदा तो बहुत कुछ होगा 1 लाख का, पर 1 लाख का स्टॉक बच गया, बराबर दिख जाता है आराम से। ठीक है, आगे जाकर समझ में आएगा कैसे बराबर। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक आता है, यहाँ पर क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। सर फिर क्या हुआ? सर मैंने एक को माल उधार भेजा था क्रेडिटर को। मैंने क्रेडिटर को 1 लाख रुपए का माल उधार भेजा। तो 1 लाख रुपए का आपने माल उधार भेजा होगा तो आपका स्टॉक कम हो गया होगा। हाँ, तो उससे क्या करा फिर आपने? सर मेरे डेटर को मैंने अपने डेटर से भी 1 लाख रुपए का माल उधार में खरीद दिया। क्या बराबर हो गया? सर मान लेते हैं कि आपने नहीं खरीदा तो फिर तो बराबर आता नहीं। मैंने कहा आएगा दोस्त, हमेशा आएगा, क्योंकि अभी मैं बस एक्सट्रैक्ट बना रहा हूँ, अभी बस मैं ऐसे डाल रहा हूँ, बराबर करने के लिए दिखा रहा हूँ, हमेशा बराबर आएगा बैलेंस शीट। बस अभी मैं दिखा रहा हूँ कि बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा 15, 10, 5 और 1 16 लाख रुपए हो गए, और यहाँ पर मेरे 16 लाख रुपए। अब ये साल के एंड में क्लोजिंग बैलेंस शीट है। कौन सी बैलेंस शीट है? क्लोजिंग। मतलब बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग होती है, साल के एंड में बचती है। अब मैं नया साल शुरू करूंगा ना, तो नया साल जब शुरू करूंगा तो पिछले साल जो बैलेंस शीट थी उसमें देखूंगा भाई मेरी टोटल एसेट कितनी है। तो मेरी टोटल एसेट कितनी भी होगी उसको मैं नए साल के दिन आप क्या करूंगा? डेबिट कर दूंगा। ये तो समझाना चाहता हूँ। न्यू एंट्री बैलेंस शीट कैसे बनती है? तो बैलेंस शीट आपको समझना है कैसे बनती है। बैलेंस शीट ऐसे बनती है दोस्तों, कैपिटल, फिर कुछ लायबिलिटी, फिर क्रेडिट। लायबिलिटी साइड इधर आती है और जितनी भी एसेट होती है, और बैलेंस शीट हमेशा बराबर होगी, क्योंकि अकाउंटिंग क्वेश्चन कहता है कि एसेट और लायबिलिटी हमेशा बराबर होती है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन के 2 इफेक्ट होते हैं, इस वजह से बराबर होती है। इसके बाद मैं पास करूंगा न्यू अकाउंटिंग पीरियड आ गया मेरा।
अगले साल आ गया न्यू अकाउंटिंग पीरियड। अब जब नया अकाउंटिंग जो भी खत्म होगा, जिस दिन बैलेंस शीट बनाती मान लो उस अकाउंटिंग पीरियड में खत्म होगा, बैलेंस शीट साल के एंड में बनती है। अब नया अकाउंटिंग पीरियड आ गया और फर्स्ट डे है, पहला दिन। तो पहले दिन में आप क्या ट्रांजेक्शन करोगे, रेंट पे कर दोगे? नहीं, पहले दिन में नया, जब भी नया अकाउंटिंग पीरियड होगा उसके पहले दिन में क्या एंट्री पास करेंगे, जो चीज पीछे बच गई थी, जितनी एसेट और जितनी लायबिलिटी, उसकी एंट्री पास। और कह रहा है भाई एसेट, एसेट का नेचर बताओ क्या होता है, डेबिट। तो कह रहा है डेबिट की एंट्री, तो जितनी भी एसेट है मतलब बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिर इन्वेस्टमेंट्स, फिर कैश अकाउंट, फिर बैंक अकाउंट, फिर डेटर, जितनी भी एसेट है सबको डेबिट कर दो भाई, सबको डेबिट कर दो, सबको डेबिट कर दो। क्या जितनी भी एसेट है सबको डेबिट कर दो, क्योंकि एसेट का नेचर क्या होगा, तो डेबिट हो जाए। अब सबके अमाउंट सबकी जगह पर सबके अमाउंट डाल देना सर, ठीक है। अमाउंट डालना है सबके अलग अलग जगह पर, स्टॉक कितने का, इन्वेस्टमेंट कितने की है, मैं सबको मिलाकर डाल रहा हूँ 10 लाख, 16 लाख। ये मेरा कितना होगा, 16 लाख। ठीक है, ये मेरा कितना होगा, 16 लाख। सबका डालोगे तो 16 लाख रहेगा, तो टोटल ऐसे कितने 16। फिर 2 करना, क्योंकि जितना डेबिट में होगा उतना क्रेडिट होना चाहिए, जनरल देते ही पास करते हैं ना, तो जितना डेबिट में उतना क्रेडिट में। तो 2 क्या करना, 2 टू लायबिलिटी, और लायबिलिटी, और ये जो लायबिलिटी होती है दोस्तों अदर देन कैपिटल होती है, मतलब कैपिटल को छोड़कर बाकी जितनी लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी में आता है। मतलब बैंक लोन क्रेडिटर ये होगी लायबिलिटी, तो बैंक लोन क्रेडिटर, बैंक लोन क्रेडिटर ये आता है लायबिलिटीज में, ठीक है। और जो कैपिटल हो तो कैपिटल वाली लायबिलिटी कैपिटल के नाम से शुरू करते हैं, ये लोग कैपिटल, और इनका टोटल कितना है, 16 लाख रुपए। देखो एसेट बराबर है, ये कहते हैं ओपनिंग है, आया समझ में। तो पिछले साल जो चीज बच गई थी इस साल उसकी एक एंट्री पास करनी है, और कैसी एंट्री पास करनी है, जितनी भी एसेट है डेबिट और जितनी भी लायबिलिटी ऑफ कैपिटल है क्रेडिट। समझ में आया, क्वेश्चंस करे इसके यहाँ पर बुक के। तो ये था कॉन्सेप्ट, मैंने ओपनिंग एंट्री का जो कॉन्सेप्ट को समझाया, ठीक है। बैलेंस शीट बनाकर दिखा दी, आगे जब फाइनल अकाउंट पढ़ेंगे तो वहां पर मैं आपको बैलेंस शीट बनाकर दिखाऊंगा, ठीक है। वहां असली बैलेंस शीट जो बनानी है। अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ बुक के, कॉन्सेप्ट खत्म हो गया ओपनिंग एंट्री का। ये देखो सर, बुक के क्वेश्चन देखते हैं। चैप्टर है ओपनिंग एंट्री, ट्रांसफर एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री, क्लोजिंग एंट्री, ये आपके पास चैप्टर है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री तो यहाँ पर नहीं करेंगे, ये करेंगे फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर। ओपनिंग एंट्री के कितने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आंसर दे रखा है, देखो बड़ा सिंपल है। बताओ ये मेरी कैपिटल है, क्रेडिट में जाएगा। लोन फ्रॉम एचडीएफसी एचएस बैंक क्रेडिट में जाएगा, लोन है ना, लायबिलिटी बन गई, प्लांट एंड मशीन की डेबिट साइड में जाएगा। कैश इन हैंड डेबिट साइड में जाएगा। बैलेंस एट सीसी बैंक, मेरा कुछ पैसा बैंक में पड़ा है सीसी बैंक में, डेबिट साइड में जाएगा। डेटा मेरे एसेट होती है, डेबिट साइड में जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक मैंने बताया था एसेट में जाएगा। ट्रेड पेबल मतलब ट्रेड पेबल बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो फिर आपने कौन सा भी पढ़ा। ट्रेड पेबल को मतलब होता है सम ऑफ बीपी एंड क्रेडिटर, याद आ रहा है, बेसिक अकाउंटिंग टर्म, सम ऑफ बीपी एंड क्रेडिटर, उसको बोलते हैं ट्रेड पेबल। तो लायबिलिटी है नहीं है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी होती है, ट्रेड पेबल एसेट होती है। आप बेसिक की कोर्स पेपर को खोलिए, करेक्शन में जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो एक्सपेंस जो पे करने थे पर यानी लायबिलिटी होती है। प्रीपेड इंश्योरेंस जो पे नहीं कर रहा था इंश्योरेंस, भी कर दिया, एसेट होती है। देख लो, तो मैं जो जो स्टार्ट जो मैं टिक लगा रहा हूँ वो लायबिलिटी में जाएगा। 1 2 3 4, ये सब कहा जाएगा डेबिट से। तो देखो जितनी भी एसेट मैंने डेबिट कर दी, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, ट्रेड डेटर, और आपके पास क्लोजिंग स्टॉक, वेटिंग स्टॉक, फिर कैपिटल क्रेडिट, लोन फ्रॉम एचएस बैंक, ट्रेड पीपल, आउटस्टैंडिंग। बस यही तो करना है दोस्तों, में कॉन्सेप्ट अच्छे समझा दो। फिर जब क्वेश्चन करने वाली बात है तो उसमें सिंपल है, देख लो आप बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है। बस बीइंग मेंशन क्या देंगे, बीइंग ओपनिंग एंट्री विल बी पास, खत्म। तो जितनी भी एसेट है डेबिट और जितनी भी लायबिलिटी कैपिटल है वो क्रेडिट होनी, बस ये करना है। और एसेट और लायबिलिटी आप पहचान लोगे आराम से, बस खत्म हो गया। यही बहुत अंदर दोस्त, क्लोजिंग एंट्री पास कर, क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री कंसेप्ट पढ़ना है। हाँ दोस्तों चैप्टर में कुछ है नहीं, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो आओ एक क्लोजिंग एंट्री स्टार्ट करता हूँ, क्लोजिंग एंट्री का आंसर लिखते हैं। कहीं डालेंगे क्लोजिंग एंट्री, मेरी बात है छोटे चैप्टर है। सबसे बड़ा जो इसमें चैप्टर तो बड़ा तब बनता जब एडजस्टमेंट करा था, और एडजस्टमेंट के लिए अलग से 15-20 क्लास चाहिए मुझे, और वो मैंने फाइनल कॉल में पढ़ा दिया, इसलिए एडजस्टमेंट भी फाइनल कॉल में चाहिए, ठीक है। लो भाई, क्लोजिंग एंट्री का क्या होता है, क्लोजिंग एंट्री का मतलब क्या होता है दोस्तों, सीखते हैं इसका मतलब। ऑल एक्सपेंस, पहला all the expense and gain, all the expense and gain
और इनकम related to or income related to related nominal account related nominal account must be closed must be बस ये समझ लो closing entry at the end at the end at the end of the year ठीक है सर कितना लिख दिया आगे in order to close them इनको क्लोज करने के लिए in order to close them in order to close them in order to close them they are transferred to either profit and loss account either trading account either trading account or profit and loss account or trading account and profit and loss account ये फुल स्टॉप लगा देंगे तीसरा journal entries required for transferring them to such account transferring them to such account is called a closing entry is called a closing entries ठीक है closing entry are passed closing entry are passed on the basis of trial balance on the basis of closing entry are passed on the basis of trial balance for transferring balance to trading and P&L account. These entries are mainly for this entry are mainly for पढ़ना दोस्त क्या है कहता है क्लोजिंग एंट्री का मतलब दोस्तों ये जो क्लोजिंग एंट्री है ना ये आपको अभी समझ इतना नहीं आएगा मैं आपको समझा रहा हूँ क्यों जब मैं आपको फाइनल अकाउंट पढ़ाऊंगा ना फाइनल अकाउंट तो कृपया करके क्लोजिंग एंट्री का कॉन्सेप्ट एक बार दोबारा देखना उसके बाद देखो फाइनल अकाउंट जब बनाते हैं ना फाइनल अकाउंट तो दो अकाउंट मेंटेन होते हैं वहां दो एक होता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन और एक अकाउंट मेंटेन होता है बैलेंस शीट मेंटेन होती है फाइनल अकाउंट जब हम प्रिपेयर करेंगे आगे जाकर प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनती है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो कॉन्सेप्ट है वो असली मैंने समझाया है फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर के अंदर समझाया है ढंग से ठीक है जबकि यहाँ पर मैं आपको छोटी बात बता दें तो जितना भी स्टॉक है जैसे ओपनिंग स्टॉक होता है परचेज करते हैं हम जब सेल करते हैं हम और जब हमारे जो फैक्ट्री के खर्चे होते हैं वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं और जो फैक्ट्री के खर्चे नहीं है जो अदर देन ये है जैसे कि मैंने कहा परचेज एक चीज आता है ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा बस अगर आपको ये पता चल गया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या जाएगा तो एक जब हम फाइनल अकाउंट मेंटेन करते हैं ना तो वहां पर क्या बनाते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में कुछ लिमिटेड खर्चे जाते हैं जैसे मैं ट्रेडिंग अकाउंट के एक्सपेंस बताता हूँ ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा एक्सपेंस साइड में क्या आएगा ये याद कर ये अगर आपको अभी आ जाता है तो बाकी तो मैं और बताऊंगा भाई और इनकम साइड में क्या आएगा मतलब क्रेडिट साइड में ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आएगा अकाउंट है ना तो लेजर अकाउंट बनेगा मतलब रिसीव अकाउंट बनेगा और एक्सपेंस साइड में क्या आता है ट्रेडिंग अकाउंट मैं तो मैक्सिमम बात बताता हूँ जो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है बाकी सारा खर्चे और इनकम पीएल अकाउंट में आती है ठीक है पहला ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं सर ये लॉजिक बता देना इसका सर लॉजिक मैंने आपको वहां पर समझाया था इसके भी आपको पूरी क्लास लगा रखी है वहां पर
ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट वाले चैप्टर में, तो वहां लॉजिक समझाऊंगा, यहाँ भी समझाऊंगा। टाइम वेस्टिंग होता है, इसलिए आप यहाँ पर ऐसे पढ़ लो, ऐसे पढ़ लो नॉर्मल तरीके से कि भाई क्या है। जब आपको ट्रेडिंग वाला लॉजिक समझा दूंगा कि ट्रेडिंग में क्यों आया ओपनिंग स्टॉक, क्यों आया क्लोजिंग स्टॉक, है ना, तब आपको क्लियर करूंगा। ओपनिंग स्टॉक एक्सपेंस साइड में आता है, क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आती है। सर ऐसा क्यों हुआ, मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे इसका लॉजिक मैं आपको फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में जरूर बताऊंगा, नहीं बताया तो बताना, तो मुझे मैसेज कर देगा। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, फिर आएगा परचेजेस। चलो परचेजेस तो खर्चा है, ठीक है, और सेल यहाँ पर आती है, इनकम होती है सेल। इसके बाद यहाँ पर आएंगे आपके पास फैक्ट्री के एक्सपेंस, मतलब इसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। और ये डायरेक्ट एक्सपेंस कौन से होते हैं दोस्तों, मान लो फैक्ट्री का एक्सपेंस जितने भी है, फ्रेट एंड कैरीज, फ्रेट या फिर कैरीज, इनवर्ड, इनवर्ड आउटवर्ड नहीं दोस्तों, इनवर्ड लाने का खर्चा, फैक्ट्री के अंदर गुड्स लाने का खर्चा इनवर्ड वाला वो आता है यहाँ पर। आउटवर्ड आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक। और आपके पास कैरेज इनवर्ड हो गया, आपका फ्रेट एंड कैरेज इनवर्ड हो गया, पावर फ्यूल्स हो गए, ये फैक्ट्री के अंदर यूज होता है। पावर, फैक्ट्री के अंदर बड़ी बड़ी मशीन चलती है, तो पावर, पावर मतलब जहाँ पर हैवी पावर की जरूरत होती है, हैवी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, पावर। जहाँ छोटा मोटा काम चलता है वहां इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है ऑफिस में, पावर का यूज करा जाता है, जनरेटर वगैरह पावर का यूज करता है फैक्ट्री के अंदर, तो फैक्ट्री के खर्चे आते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मींस फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री के जो भी खर्चे होंगे वो आएगा, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे खर्चे हैं जो कि आपको आगे जाकर आएंगे तो और बता दूंगा। तो ये सब ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, बाकी सारे खर्चे पीएनएल अकाउंट और पीएनएल अकाउंट में आते हैं। तो दो अकाउंट बनते हैं, अटैच होकर बनते हैं, एक ट्रेडिंग अकाउंट और साथ में पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में ये सारे खर्चे आते हैं और इनकम ये आती है, और पीएनएल अकाउंट के अंदर बाकी जो खर्चा इसमें नहीं है वो पीएनएल में आता है, ठीक है। समझ में आ गया दोस्त, चलो। तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, थोड़ा बहुत ही जाता हूँ, थोड़ा बहुत समझ बस एंट्री पास करने के लिए, उसके बाद तो भाई आपको डिटेल में समझाऊंगा। ये कहता है दोस्तों क्लोजिंग एंट्री कब पास करेंगे, साल के एंड में जितने भी खर्चे हैं, जितने भी लॉसेस हैं, जितने भी गेन है और जितने भी इनकम, इस सारी एंट्री का बैलेंस को हम ट्रांसफर कर देंगे अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि मैचिंग कंसेप्ट क्या कहता है, साल के एंड में अपने खर्चे और इनकम को मैच करो। और खर्चे और इनकम तो कहां पर लिखे हुए हैं, लेजर अकाउंट में पोस्ट हो रखे हैं, खर्चे और इनकम का बैलेंस कहां से हो रखा है, लेजर अकाउंट में, तो वहां से ट्रांसफर कर देंगे साल के एंड में। तो एक बार हमेशा ध्यान रखना, हम साल के एंड में अपने खर्चे, अपने इनकम को पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जिससे हमारा मैच करवाते हैं अपने खर्चे और इनकम को प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए। तो साल के एंड में अपने खर्चे, इनकम, प्रॉफिट, गेन और अपना लॉसेस, इन सबको ट्रांसफर करेंगे कहां पर दोस्त, इन सबको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। और जब ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो हम उस केस के अंदर क्या बोलेंगे, हम उस केस के अंदर इसको बोलेंगे आपके पास क्लोजिंग एंट्री। तो क्लोजिंग एंट्री अगर कोई पूछे तो आप कहोगे सर क्लोजिंग होती है वो खर्चे, वो इनकम, वो गेन, वो प्रॉफिट, वो लॉसेस जो रिलेट करता है नॉमिनल नेचर को, नॉमिनल अकाउंट को। नॉमिनल अकाउंट क्या होते हैं, ऑल द लॉसेस एंड एक्सपेंस, डेबिट एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो ये नॉमिनल नेचर हो गया। तो इन सबको क्या करेंगे, साल के एंड में क्लोज करेंगे। और क्लोज कैसे करेंगे, इनको क्लोज करने के लिए आपको इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों वहां ट्रांसफर इसलिए करेंगे, क्योंकि वहां जब इसको ट्रांसफर कर देंगे तो हम वहां पर प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए इसको ट्रांसफर करते हैं। तो पढ़ना जरा, कह रहा है ऑल द एक्सपेंसेस, गेन, इनकम जो कि नॉमिनल अकाउंट से रिलेट करते हैं मस्ट बी क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द ईयर। साल के एंड में इनको क्लोज करना पड़ता है। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है। जब भी आपको कोई खर्चा, इनकम, गेन, प्रॉफिट, लॉस दिखेगा, इसको साल के एंड में क्लोज करना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी। इन ऑर्डर टू क्लोज देम, इनको क्लोज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दे आर ट्रांसफर टू आइदर, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो पीएनएल अकाउंट में, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होंगे या वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होंगे। सर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, अभी समझो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए निकाल बनाते हैं, ठीक है, ये सिर्फ, बाकी वहां पर डिटेल बताऊंगा। कहता जनरल एंट्री रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफरिंग देम, इसके लिए आपको एक जनरल एंट्री पास करनी पड़ेगी। पहले मैंने क्या बताया, जितने भी खर्चे, इनकम, गेन, प्रॉफिट, लॉस नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड है, इनको साल के एंड में क्लोज करना पड़ता है। दूसरा मैंने बताया, इनको क्लोज करने के लिए आपको इनको ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। और जब आप ये ट्रांसफर करना चाहोगे तो आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, उसी एंट्री को हम ट्रांसफर, जो क्लोजिंग एंट्री कहते हैं। आई बात समझ में आए? तो आपको इनको क्लोज करने के लिए जितने भी नॉमिनल नेचर वाले खर्चे, इनकम, गेन, प्रॉफिट, लॉस है, इनको क्लोज करने के लिए आपको इनको ट्रांसफर करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या फिर ट्रेडिंग अकाउंट में।
और वो ट्रांसफर करने के लिए आपको एक एंट्री पास करनी पड़ेगी, और जो एंट्री आप पास करोगे इनको ट्रांसफर करने के लिए उसी एंट्री को क्लोजिंग एंट्री बोला गया है। देखो, जनरल एंट्री आर रिक्वायर्ड टू फॉर ट्रांसफरिंग देम, इसके लिए जनरल एंट्री रिक्वायर्ड है, और सच अकाउंट इज कॉल्ड क्लोजिंग एंट्री, उस एंट्री को क्या बोलेंगे, क्लोजिंग एंट्री करेंगे। आया समझ में? यहां क्लियर है। क्लोजिंग एंट्री आर पास्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस, आपको भी ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया पिछली क्लास के अंदर, तो पिछली क्लास में ट्रायल बैलेंस बनाना सिखाया, तो क्लोजिंग एंट्री जो हमने पास करेंगे ट्रायल बैलेंस के बेसिस में, ट्रायल बैलेंस में जो भी बैलेंस होगा उसको ट्रांसफर कर देंगे बस। तो जब मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगा ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसी बनता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये ट्रेडिंग अकाउंट जो बनेगा ना फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में, आपको क्वेश्चन के अंदर ट्रायल बैलेंस पहले से गिवन होगा, वही कि कुछ खर्चे डेबिट में, डेबिट एक डेबिट से लिस्ट होगी, क्रेडिट लिस्ट होगी, कुछ डेबिट में कुछ क्रेडिट में, वहां से निकाल निकाल कर ट्रांसफर करते रहूंगा। दैट्स कॉल्ड ट्रांसफर के लिए आपको क्लोजिंग एंट्री पास करनी पड़ेगी, ठीक है। तो क्लोजिंग एंट्री आर पास्ड, क्लोजिंग एंट्री जो भी पास होगी वो कौन से बेसिस पर होगी, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस के बेसिस पर होगी। फॉर ट्रांसफरिंग बैलेंस इनटू ट्रेडिंग एंड पीएनएल, कैसे पास करेंगे क्लोजिंग एंट्री, हम क्या करेंगे, ट्रायल बैलेंस से कैपिटल उठाएंगे जो क्रेडिट में उसको ट्रांसफर करेंगे, खर्चे उठाएंगे उसको ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग में, वो उठाएंगे इनकम उठाएंगे उसको ट्रांसफर कर देंगे, ये करना है ट्रायल बैलेंस सबको ट्रांसफर करना है। उसके लिए आपको कुछ एंट्री पास करनी पड़ेगी। मैंने कहा ये एंट्री क्या है, सबसे पहले बता दिया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या था, बस इतना सीख लो। आगे जाके तो मैंने डिटेल में आपको बताया ही है, बताऊंगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के लिए पूरी एक क्लास लगा दूंगा और ये लॉजिक समझाऊंगा क्यों होता है ऐसा, ठीक। चलो तो एक एंट्री पास करते हैं सबसे पहले, कैसे कैसे एंट्री पास करते हैं। पहली एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग परचेजेस and direct expense, for transferring purchases and direct expense, goods related, goods related होना चाहिए, परचेजेस कौन सी होनी चाहिए, गुड्स से रिलेटेड होनी चाहिए, परचेज का बिल्डिंग वगैरह नहीं, गुड्स से रिलेटेड परचेज होनी चाहिए, गुड्स से रिलेटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। कहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में, क्योंकि मैंने कहा था परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर जाते हैं मेरे दोस्त, परचेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। देखो डायरेक्ट एक्सपेंस परचेजेस, ये परचेज में आ गया, और स्टॉक का मतलब क्या है, खरीदा होगा तभी तो स्टॉक बच गया, तो परचेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये कहां जाएंगे, डेबिट साइड में, खर्चे होते हैं इनको कहां बेचते हैं, डेबिट साइड। जितने भी खर्चे कहां जाएंगे, डेबिट साइड में, और जितनी की इनकम कहां जाती है दोस्त, वो क्रेडिट साइड में जाती है। चलो भाई, अब इसके लिए क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी, आप ये एंट्री को ध्यान समझना दोस्तों। अब देखो, आप ये देखना, जब मैं एक डब्बा है दोस्तों, एक डब्बा है, ध्यान सुनना, मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कुछ बेसिक बातें। मान लेते हैं एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर 4 गोल रखी हुई है, 4 गोल, और ये 4 गोल, मुझे इन 4 गोलों का नेचर क्या है, मेरी यार नेचर है, इन 4 गोलों का नेचर डेबिट नेचर का है, डेबिट नेचर के डब्बे की गोल है। अब मुझे यहां से इनको ट्रांसफर करना है दोस्त, मुझे यहां से ये गोल ट्रांसफर करनी है, ठीक है। मुझे यहां से ये बॉल ट्रांसफर करनी है इस वाले डब्बे में, ठीक है, मुझे यहां से ये बॉल ट्रांसफर करनी है इस वाले बॉक्स में, देखिए मुझे यहां से ये बॉल ट्रांसफर करनी है इस वाले बॉक्स के अंदर। अब मैंने एक बॉल यहां से निकाली और यहां पर डाल दी, यारी तो ये मैंने डाल दी। अब क्या मैं इसको मिटो दूं, नहीं दोस्तों। अब एक बॉल एक डब्बे से निकाल के जब मैं इस वाले डब्बे में ट्रांसफर करता हूं, ट्रांसफर, ठीक, तो ये डब्बा कौन सा डब्बा है, डेबिट साइड वाला। क्या ये डब्बा बढ़ गया है, कम हो गया, डेबिट साइड वाले डब्बे के अंदर मैंने क्या करा, 4 बॉल रखी, डेबिट साइड वाले डब्बे में 4 बॉल रखी, एक बॉल यहां से डब्बे से निकालकर मैंने इस वाले डब्बे में ट्रांसफर कर दी। अब इस डब्बे में डेबिट साइड बढ़ गया या कम हो गया, सब कम हो गया, पहले 4 थी 3 रह गई। तो डेबिट साइड, अगर कोई ट्रांजेक्शन, कोई अकाउंट, कोई नेचर डेबिट नेचर के है और उसको अगर हम ट्रांसफर करते हैं तो वो बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, ये समझाना चाह रहा हूं मैं। अगर एक डब्बे के अंदर डेबिट वाले अकाउंट पड़े हैं, डेबिट वाले अकाउंट पड़े हैं, उस डेबिट वाले अकाउंट को अगर मैं ट्रांसफर कर देता हूं तो डेबिट साइड में बढ़ जाएगा, बड़ा वो मिलेगा या कम हो जाएंगे, बोल कम हो जाएगी सर। इसलिए अगर डेबिट साइड को, डेबिट वाली ट्रांजेक्शन को आप अगर ट्रांसफर करते हो तो इनको हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा, क्यों कम करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक डब्बे से जब दूसरे डब्बे में जाएंगे तो दूसरे में तो बढ़ गया, ठीक, ये वाले डब्बे में बढ़ गया, कम हो गया, सब कम हो गया, इसलिए कम करने के लिए इनको अब क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो ना, पहले यहां पर मैं इसको क्रेडिट करूंगा फिर जाकर ट्रांसफर करूंगा, पहले यहां पर कम करूंगा, बॉल निकालते ही मैं यहां पर क्रेडिट कर दूंगा इसको और फिर ट्रांसफर कर दूंगा, वहां बढ़ जाएगा। आई बात समझ में आए, तो क्या समझाना चाह रहा मैं कुछ समझाना चाह रहा था, अभी क्या बताऊंगा। मान लो इसके अंदर भी 2 बॉल पड़ी है और ये तो बॉल है वो क्रेडिट नेचर की बॉल है, क्रेडिट नेचर की।
अब मैं यहां से एक बॉन्ड निकाल के इस वाले डब्बे में ट्रांसफर कर रहा हूं यार, तो अभी क्रेडिट नेचर की है, तो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह भेज लो तो क्या उस जगह रहेगा? नहीं रहेगा, उस जगह नहीं रहेगा, इसलिए उसको क्रेडिट कर दो। अगर क्रेडिट है तो डेबिट कर दो। अब ये क्या है? क्रेडिट। तो जब भी हम ट्रांसफर करेंगे और कोई आइटम पहले से क्रेडिट हो रखा है अकाउंट में, तो उसको हम ट्रांसफर करने के बाद डेबिट करेंगे, खत्म करेंगे वहां से। क्यों करेंगे? क्योंकि वहां तो रहेगा नहीं ना। अब मेरे अकाउंट में राम अकाउंट डेबिट हो रखा है, सॉरी रेंट अकाउंट डेबिट हो रखा है दोस्त, क्या रखा है? रेंट अकाउंट डेबिट हो रखा है पहले से। अब मैं रेंट को उठाकर कहां भेज रहा हूं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेज रहा हूं। तो जब रेंट को यहां से उठाकर प्रॉफिट एंड लॉस में भेज रहा हूं, तो पहले रेंट को क्रेडिट करना पड़ेगा, यहां से कैंसिल करना पड़ेगा, फिर भेजना पड़ेगा। तो अगर किसी आइटम को आप ट्रांसफर करते हो, तो जहां पर पहले था अगर वो डेबिट था, तो उसको कैंसिल करना पड़ेगा क्रेडिट करके, तो वो कैंसिल हुआ और जहां भेजा था वहां बढ़ गया। आए समझ नहीं आया? क्लियर है नहीं है? तो अगर मैं कह रहा हूं किसी भी आइटम को अगर आपको डेबिट में है वो पहले से, और अगर आपको ट्रांसफर करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है, पहले वो जो डेबिट है उसको कैंसिल कर दो क्रेडिट करके, फिर जाकर ट्रांसफर करो। तो अब ट्रांसफर एंट्री करने के लिए नीचे देखो कि अगर डेबिट में है तो क्रेडिट करो, अगर क्रेडिट में है तो डेबिट कर दो दोस्तों, फिर ट्रांसफर करो। आइए समझ में कैसे करते हैं ट्रांसफर एंट्री। ठीक है, देखो क्लोजिंग एंट्री। अब अगर मैंने कहा देखो ये ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस मिलाकर सारे के सारे जितने भी ये डेबिट नेचर के होते हैं। कहां होते हैं ये? डेबिट में खर्चा होता है। अगर मैं इनको ट्रांसफर कर रहा हूं दोस्त, तो मैं खर्चे को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा दोस्त? क्रेडिट करना पड़ेगा। इससे तो समझा रहा था मैं डब्बे वाली गोल वाली बात। और ये सब कहां जाएंगे? मैंने कहा ओपनिंग स्टॉक, एंट्री बता रहा हूं, ओपनिंग स्टॉक परचेजेस है नहीं है, गुड्स खरीदेंगे। मैंने कहा टू परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंस। अब वो डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? सारे के सारे जो भी होंगे, जैसे कि फैक्ट्री एक्सपेंस, फैक्ट्री का एक्सपेंस जो भी ऊपर बताया, कैरिज इनवर्ड, फ्रेट। इनवर्ड होना चाहिए, आउटवर्ड नहीं। अंदर लाने का खर्चा चाहिए, बाहर जाने का नहीं। ठीक है। पावर एंड फ्यूल्स, जनरेटर चला रहे तो फ्यूल की जरूरत पड़ेगी, तो ये सारे खर्चे क्या करना पड़ेंगे मुझे? डेबिट करने। क्रेडिट यहां से क्रेडिट क्यों कर रहा हूं मैं? इनको क्रेडिट क्यों करा? इनको क्रेडिट क्रेडिट इसलिए करा करा क्योंकि ये डेबिट थे पहले से, और ट्रांसफर करने के लिए मुझे अपोजिट करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। ट्रांसफर करने के लिए डेबिट को कैंसिल करना पड़ेगा, एक जगह से हटाना पड़ेगा, जब तक दूसरी जगह जाएगा पड़ेगा, इसलिए क्रेडिट किया। आया समझ में? तो अगर ये पहले से ओपनिंग स्टॉक का नीचे क्या है? डेबिट। ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में आते हैं दोस्तों। ओपनिंग स्टॉक कहां है? ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में। परचेज कहां है? ट्रायल बैलेंस के अंदर डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंस कहां है? डेबिट एक्सपेंस कहां है? क्या है? डेबिट साइड पे। तो जितने भी डेबिट साइड वाले आइटम है, अगर उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहले क्रेडिट करो, क्रेडिट करो। और कहां ट्रांसफर होंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। तो ट्रेडिंग अकाउंट में बढ़ जाएंगे तो वहां डेबिट हो जाएगा। ऐसा समझ में? इसलिए इनको ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड में दिखाया जाता है। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? तो पहले देखो कहां पर थे, डेबिट थे तो क्रेडिट करो, और क्रेडिट कर दिया तो डेबिट भी क्या डालें, तो जहां ट्रांसफर करना है वहां बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो वहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। क्लियर है नहीं है? मैंने रीजन भी लिख दिया। इसे मैंने कहा था यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट में कैसे ट्रांसफर करें परचेज वाले और डायरेक्ट एक्सपेंस को। तो परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंस डेबिट नेचर के होते हैं, इनको कैंसिल करो, पहले क्रेडिट करो और ट्रेडिंग को डेबिट। अब इनकम हो तो इनकम भी ट्रांसफरिंग ट्रांसफरिंग सेल एंड क्लोजिंग स्टॉक। अब बताओ सेल और क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है? सेल और क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्रेडिट नेचर का होता है दोस्त। सेल और क्लोजिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है? क्रेडिट, और ये क्रेडिट साइड में जाता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे? पहले क्रेडिट नेचर क्या है? क्योंकि इनकम है और स्टॉक बच जाता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। रीजन क्या है इसका? रीजन जो होगा ना दोस्त, रीजन का फाइनल अकाउंट चैप्टर में वेट कर लीजिए, नहीं तो अभी जिस हिसाब से मैंने शेड्यूल किया उस हिसाब से पढ़ना है आपको। फाइनल अकाउंट चैप्टर का वेट करिए, रीजन एक एक पता चलेगा। सेल क्रेडिट नेचर की वजह से, अभी मानो सेल और क्लोजिंग स्टॉक दोनों क्या है? जिससे क्या है? क्रेडिट नेचर क्या है। तो अब इसको ट्रांसफर करूंगा तो उनको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा सेल अकाउंट को क्या करो? डेबिट कर दो, क्योंकि इनका नेचर क्या है? क्रेडिट। और क्लोजिंग स्टॉक को क्या कर दो? डेबिट कर दो, क्योंकि इनका नेचर क्या है? क्रेडिट। और टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट, टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है सर। आप दूसरी एंट्री करेंगे सी, ग्रॉस लॉस। सर ग्रॉस लॉस क्या होता है? अब ये समझो सिर्फ लॉस होता है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ये समझो सिर्फ प्रॉफिट होता है।
मैं कह रहा हूँ ये सारा जो कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ क्लोजिंग एंट्रीज का, ये सारा कंसेप्ट मैंने सारे पढ़ा रखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर के अंदर, फाइनेंस अकाउंट चैप्टर के अंदर सब पढ़ा रखा है, ये पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आप उसका वेट करो, सब पता चलेगा। ग्रॉस लॉस क्या मतलब होता है, नेट लॉस का मतलब क्या होता है, सब पता चलेगा। ये समझो अभी लॉस है, अगर मान लेते हैं मुझे लॉस हो गया, तो लॉस होने के लिए क्या, इसका नेचर क्या होगा, डेबिट नेचर का होगा या नहीं होगा। अगर मैं लॉस को ट्रांसफर करूंगा तो याद रखना ग्रॉस लॉस कहाँ होता है, टीडी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ होता है, टीडी अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। नेट लॉस और नेट प्रॉफिट होता है पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर। ठीक है, तो ये समझो कि अगर मेरे को ग्रॉस लॉस हुआ, लॉस हो गया, मान लो ग्रॉस हो गया, लॉस हुआ, ग्रॉस अगर वर्ड आई यूज करते हैं तो ट्रेडिंग में आता है, नेट का वर्ड यूज करते हैं, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का यूज करते हैं तो पीएनएल अकाउंट में आता है। ठीक है, अभी आपको ऐसे समझाना पड़ रहा है दोस्त, मैं आपको वहां की बातें, एडवांस लेवल की बातें यहाँ नहीं बता सकता अभी, समझ रहे हो आप। मैं बताना तो चाहता हूँ, मैं बिल्कुल मन नहीं कर रहा है ऐसा पढ़ाने का कि भाई ये मान लो, ये मान लो, ये मान लो। क्यों मान लो भाई, हम तो नहीं मान रहे सर, अभी थोड़ी टाइम के लिए मान लो। जब प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ाऊंगा ना पीएनएल अकाउंट में, बार बार ये कहने का जब वो पढ़ाऊंगा ना मैं आपको, तो ऐसा डिटेल में बताऊंगा ना, तो ये बात आपको इतनी डिटेल में बताऊंगा इसका कोई ज्यादा। ठीक है, तो ग्रॉस लॉस मान लो लॉस डेबिट नेचर का है, अगर मुझे कैंसिल करना पड़ेगा यहाँ पर तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रॉस लॉस को पहले कैंसिल करना पड़ेगा, इसलिए कैंसिल कर दिया। डेबिट नेचर का है, ट्रांसफर करने के लिए पहले इसको कैंसिल करना पड़ेगा, अपोजिट भेज दो, और इसको कहां भेज दो, ट्रेडिंग अकाउंट में। ये बात अभी याद रख लो बस, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में जाते हैं। मान लो अगर प्रॉफिट हो गया तो मुझे ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट किस नेचर का होता है बताओ, प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का होता है। प्रॉफिट किस नेचर का होता है, क्रेडिट नेचर का। तो अब मुझे कैंसिल करने के लिए करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। आ रहा समझ में। अगर कोई भी आइटम जिस नेचर का है, अगर आप उसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो पहले उसको डेबिट कर दो, मतलब उसको अपोजिट भेज दो, और उसको फिर भेज दो ट्रेडिंग अकाउंट में, हम भेज दो ट्रेडिंग। ये बात है ना, ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, और नेट लॉस और नेट प्रॉफिट आते हैं पीएनएल अकाउंट में। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, वेट वेट करिए उसके लिए। अब मैंने कहा कि मान लेते एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एनी इनडायरेक्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस कहां पर आते हैं दोस्त, डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है पीएनएल अकाउंट के अंदर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने कहा वेट करिए उसके लिए। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि सर यहाँ पर तो मजा नहीं आया पढ़ने में, बस मैं कह रहा हूँ ये ओपनिंग स्टॉक समझ आ गया ना, ओपनिंग एंट्री क्लोजिंग एंट्री से प्रॉब्लम हो रही है ना, बस उनको प्रॉब्लम हो रही है जो अकाउंट से नहीं है, और जो अकाउंट से है उनको सब पता है। ठीक है, उनको तो कोई बताने की जरूरत भी नहीं है। जो अकाउंट से नहीं है उन्हीं को प्रॉब्लम है, तो उनके लिए थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा। भाई देखो 11वीं में या 12वीं में अकाउंट नहीं पढ़ी तो कुछ तो आपको थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा ना, ऐसा तो नहीं है नहीं बता रहा, और कुछ तो वेट करना पड़ेगा। इसलिए एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, एनी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और जितना मैं डिटेल में करा रहा हूँ दोस्त उतना कोई डिटेल में कराता नहीं है बेसिक को, क्योंकि मैं ये सोच कर करा रहा हूँ कि अगर वो स्टूडेंट जो अकाउंट से नहीं है वो कैसे पढ़ेगा, इसलिए मैंने उसको हर एक बेसिक बता रहा हूँ। इसलिए कुछ बातें यहाँ पर आपको थोड़ी रखनी पड़ेगी अभी कुछ टाइम के, फिर बाद में आपको सब लॉजिक समझ में आएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वो एक्सपेंस जो फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते, बता दिया, जो फैक्ट्री से नॉट रिलेटेड टू फैक्ट्री, फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते तो फिर कहां से करेंगे, ऑफिस से। फिर कहां से करेंगे, सेल से रिलेटेड, मान लो सेल करने में कुछ खर्चा हुआ, एडवर्टाइजमेंट करे वगैरह, सेल से खर्चा, सेल से रिलेटेड करे। कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा है ना आपने, फैक्ट्री ओवरहेड, तो फैक्ट्री ओवरहेड आते हैं डायरेक्ट एक्सपेंस, और फैक्ट्री के बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, और के बाद ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, तो ये सब कहां आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं। ये कहां पर आएंगे सर, ये आपके पास आएंगे। कॉस्टिंग तो पढ़ी है, तो डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या बताऊं, पढ़ाया आपने तो डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहां रिलेट नहीं करते, फैक्ट्री से रिलेट नहीं करते, तो कहां से रिलेट करते हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन से, और आपके पास सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी ऑफिस उससे रिलेट करते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कौन से हुए, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, भेजने के खर्चे और ऑफिस में होने वाले खर्चे। ठीक, फैक्ट्री होने वाले खर्चे कहां आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस आएगा, और ट्रेडिंग में आएंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सर एक्सपेंस का नेचर बता दो क्या होता है, नेचर डेबिट है, नेचर क्या है, डेबिट। अगर मैं इसको ट्रांसफर करूंगा तो कहां जाएंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस इनकम जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और डायरेक्ट एक्सपेंस और डायरेक्ट इनकम जाती है पीएनएल अकाउंट के अंदर। वो मैंने आपको अभी दिखा दिया, सेल इज डायरेक्ट इनकम, उसको पीएनएल अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में भेजा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट इनकम कहां जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। ठीक है, तो खर्चे, इनडायरेक्ट खर्चे हैं, तो मैंने कहा डेबिट नेचर का है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भेजेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को कर दो डेबिट, और टू खर्चे डेबिट नेचर का ना, ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस को क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक्सपेंस का नाम लिख देना, रेंट हो गया, ये सब हो गया। भाई आपको देखना पड़ेगा कि रेंट किस नेचर का है। ठीक है, रेंट कहाँ पे करते हैं, रेंट फैक्ट्री का रेंट भी पे कर सकते हैं और उसका भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा रेंट। ठीक, मैंने कहा अगर इनडायरेक्ट इनकम हुई, एनी इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम का नेचर क्या है बताओ, क्रेडिट नेचर। इनकम का नेचर क्या है, क्रेडिट। अब इसको ट्रांसफर करूंगा तो क्रेडिट साइड को करा लूंगा, क्रेडिट नेचर का है, तो ट्रांसफर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा दोस्त,
डेबिट करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट इनकम को मैंने कर दिया डेबिट, ट्रांसफर कर रहा हूँ ना, क्लोजिंग एंट्री पास कर रहा हूँ, तो इनडायरेक्ट इनकम को कर दिया डेबिट कर दिया। और टू कहां भेज देंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। तो एक बात ध्यान रखना, डैश में सिर्फ ये जाता है, ट्रेडिंग हॉल में सिर्फ यहाँ तक जाता है, ये बात याद रखना। उसके बाद जितने भी खर्चे और इनकम है वो पीएनएल अकाउंट। अगर खर्चा है तो खर्चे को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करेंगे और पीएनएल अकाउंट डेबिट। अगर इनकम है, इनकम क्रेडिट कैसे करते, तो डेबिट करूंगा, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट। समझो। अब नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट हुआ, अभी कौन नेट का, नेट छोड़ो, प्रॉफिट हुआ है ना, ये बात ध्यान रखना बस। नेट प्रॉफिट जो हुआ है, नेट का वर्ड का यूज करते हैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेट प्रॉफिट आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। नेट लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट से। तो अगर मैं नेट प्रॉफिट निकाल रहा हूं, जैसे ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रेडिंग में ट्रांसफर करा था, ऐसे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करा। ठीक, दोनों में नेट और प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट में डिफरेंस, उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा पीएनएल अकाउंट चैप्टर के लिए। ठीक, तो यहाँ पर नेट प्रॉफिट है, अभी मान के चलो नेट पर छोड़ो, अभी मान के चलो प्रॉफिट है, नेट यूज होता है पीएनएल में ट्रांसफर करना, ये समझो। प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का नीचे क्या है, क्रेडिट। तो खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, नेट प्रॉफिट को करना पड़ेगा डेबिट। और कहां भेज दूंगा इसको, ट्रेडिंग अकाउंट में। कहां भेज देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में भेज देंगे। ओहो सॉरी, ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं, पीएनएल अकाउंट में। ट्रेडिंग का मतलब ग्रॉस प्रॉफिट जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस। देखो अभी थोड़ा बहुत आपको यहाँ पर रखना ही पड़ता है दोस्तों, बस उन बच्चों को कह रहा हूँ जिस बच्चे ने कभी अकाउंट पढ़ी नहीं उनको, और जिन्होंने अकाउंट पढ़ी है उन्होंने पहले से पीएनएल अकाउंट चैप्टर पढ़ रखा है, तो उसको पता है ये सब। ठीक है, उनको जब पहली बार अकाउंट पढ़ाई थी ना, तो उनको भी पहले ये ओपनिंग एंट्री वगैरह तब तक नहीं बताई थी, बताई होगी, पर उनको बताया होगा कि पीएनएल अकाउंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। जो वो पढ़ लिया तो उनको ऑटोमेटिकली वो समझ में आ गया। तो आज वो पढ़ रहे हैं जब ये, तो दोबारा जब ओपनिंग एंट्री पढ़े तो उनको पता है पीएनएल अकाउंट उन्होंने पहले सीखा हुआ है, इसलिए उनको पता है। ठीक है, और नेट लॉस की एंट्री क्या होगी। अब लॉस किस नेचर का होता है बताओ, डेबिट नेचर का होता है। ट्रांसफर करेंगे तो उसको क्या करेंगे, लॉस को कर देंगे क्रेडिट। अरे यार ये क्या कर दिया इनके पास, इनके पास गलती कर दी। नेट प्रॉफिट क्रेडिट नेचर का है, पहले इसको डेबिट करेंगे ना कैंसिल करने के लिए, नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक, इसके बाद ये क्या आएगा, यहाँ आएगा टू, नेट लॉस है तो उसको डेबिट करना पड़ेगा, डेबिट है तो क्रेडिट करना पड़ेगा, नेट लॉस को क्रेडिट कर दिया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया। और यहाँ पर मैंने आपके पास खत्म कर दिया। ठीक, ऐसा करो, प्रॉफिट एंड लॉस में मत भेजो इसको, सीधा कैपिटल अकाउंट भेज दो दोस्तों। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस मत, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस से तो आता है, इसको कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं दोस्तों, ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई यार मेरे से, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट भी ट्रेडिंग में डाल दिया। अरे यार सॉरी, ट्रेडिंग में नहीं आएगा दोस्त, ये ट्रेडिंग में नहीं आता है, इसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रांसफर करते हैं, मेरे से गलती होगी, मिस्टेक होगी भाई, इसको ठीक कर लो आप। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, सॉरी आता कहां से है ये, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस आता है ट्रेडिंग अकाउंट से, पर इसको अगले ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और दोस्तों जो आपके पास नेट प्रॉफिट और नेट लॉस होता है, इसको हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। क्योंकि सोचो अब देखो, नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ जाएगी कम हो जाएगी, सब बढ़ जाएगी, तो कैपिटल को क्रेडिट करना पड़ेगा, बढ़ाने के लिए कैपिटल क्रेडिट होती है, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट करा जाता है। और नेट लॉस से कैपिटल बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो कैपिटल को कम करने के लिए डेबिट कराया जाता है। ये बात ध्यान रखना, मैं सारी बातें बताऊंगा, मेरे दिमाग में से निकल गया, सॉरी ये मेरे से गलती हो गई, माय मिस्टेक, इसको आप ठीक कर लीजिए एक बार। ध्यान ट्रेडिंग और पीएनएल में ये मेरे ध्यान में ये आ रहा था कि ये आते कहां से, जबकि सॉरी मुझे यहाँ पर ये बताना था कि ट्रांसफर कहां करना है, गलती हो गई। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ट्रेडिंग अकाउंट में आता है दोस्त। तो यहाँ देखो मैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनता है कोई, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर यहाँ पर मान लेते हैं पीएनएल अकाउंट बन गया, और पीएनएल अकाउंट बन गया, मान लें यहाँ ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आता है तो उसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और यहाँ पर बाय, यहाँ पर एक यहाँ का ग्रॉस लॉस है तो उसको यहाँ ट्रांसफर करते हैं टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, और यहाँ से देखो ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस, बट यहाँ पर हम क्या सीखेंगे, ट्रांसफर कैसे करेंगे, मतलब क्लोजिंग एंट्री करने के लिए मुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो ट्रांसफर करने के लिए क्रॉस पोस्टिंग एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कैसे होगा, क्रॉस साइन। ठीक, तो ग्रॉस प्रॉफिट जो है दोस्तों उसको मुझे यहाँ भेजना पड़ता है, और ग्रॉस लॉस जो है उसको मुझे यहाँ भेजना पड़ता है। क्लियर है नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक, थोड़ा बहुत ना सर क्या होता है, कभी कभी जो इसमें अकाउंट नहीं पड़ी थी ना, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है कि भाई ये कैसे हो रहा है यार, समझ तो आ नहीं रहा, पर उसके लिए आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करने का वेट करना पड़ेगा, तभी आप अकाउंटिंग समझ पाओगे। क्योंकि जो अभी आप अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, ये 11th क्लास में अकाउंटिंग का बेसिक था, यहाँ पर थोड़ा बहुत एडवांस लेवल है, पर अकाउंटिंग में इसका बेसिक था।
ठीक। तो ग्रॉस प्रॉफिट को कहाँ ट्रांसफर करते हैं, ग्रॉस लॉस प्रॉफिट यहाँ आता है उसको यहाँ ट्रांसफर कर देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो मैं ये बता रहा था जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसको कहाँ भेजेंगे, पीएल अकाउंट में भेजेंगे, इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में भेजते हैं, कहाँ भेजते हैं, क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक, तो ये मैटर। तो यहाँ पर आप दो गलती वैसे हुई है, उस गलती को ठीक करेंगे कि ग्रॉस लॉस ये डेबिट नेचर का होता है, क्रेडिट करेंगे और उसको ट्रांसफर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ध्यान रखना इसके बाद, ठीक है। वैसे मिस्टेक हो गई भाई, इसको ठीक कर लेना आप एक बार। और ग्रॉस प्रॉफिट जो किस नेचर का है, क्रेडिट नेचर का है, तो उसको डेबिट करूंगा और प्रॉफिट को खत्म कर दूंगा और उसको भेज दूंगा पीएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, पीएल अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में। देखो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट को पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में और ग्रॉस लॉस को पीएल अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक। और जैसे ही क्या होता है यहाँ से निकलता है, इसके बाद यहाँ पर सारे इनडायरेक्ट खर्चे यहाँ डाल देते हैं, एक्स्ट्रा यहाँ डाल देते हैं और सारी इनकम यहाँ डाल देते हैं और जो आता है यहाँ लिखते हैं नेट प्रॉफिट और यहाँ लिखते हैं बाय नेट लॉस। अब इस नेट प्रॉफिट को क्या करेंगे, इस तरह से जब बैलेंस शीट बनाऊंगा, जब ऐसे बनती है बैलेंस शीट बनाऊंगा तो बैलेंस शीट में यहाँ पर लिखूंगा कैपिटल, और कैपिटल में अगर नेट प्रॉफिट क्या होता है, बढ़ता है, मैंने अभी सिखाया आपको, और नेट लॉस क्या होगा, माइनस होगा। तो नेट प्रॉफिट क्या करता है, कैपिटल को बढ़ा देता है, बढ़ाने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा कैपिटल को, नेट लॉस करना पड़ेगा। तो नेट प्रॉफिट क्या होगा आपके लिए, कैपिटल को बढ़ा देता है, इसलिए नेट प्रॉफिट को प्रॉफिट है, डेबिट क्रेडिट नेचर का है, तो डेबिट करूंगा कैंसिल करने के लिए और इससे कैपिटल बढ़ जाती है, बढ़ाने के लिए कैपिटल क्रेडिट करते हैं। और नेट लॉस से, नेट लॉस डेबिट है तो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट करूंगा और इस नेट लॉस से कैपिटल कम हो जाएगी, लॉस है ना, मांगूंगा ऑनर से तो कैपिटल क्या कर देंगे, कैपिटल। आई समझ में आया। तो ये लॉजिक आपको, मैं इसका ना लॉजिक नहीं बताया, मुझे खुद पता है, मैंने किसी भी एंट्री का यहाँ पर लॉजिक नहीं दिया, क्यों आया, मैंने किसी भी एंट्री का लॉजिक दिया, ये सारे लॉजिक आपको प्रॉफिट एंड लॉस है। यहाँ पर मैंने इस वाली एंट्री को रटवाया क्योंकि चैप्टर चल रहा है, तो भाई मुझे इस वक्त कराना था, मैं अलग अलग थोड़ा कराता इसको, मैं अलग अलग थोड़ा कराता कि भाई ये चैप्टर ओपनिंग एंट्री यहाँ बढ़ा दी, क्लोजिंग एंड ट्रांसफर एंट्री वहां पर सिखा दी, ऐसा तो ना कर सकता था, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको बता दिया। बस वहां पढ़ेंगे ना तब तो दोबारा आप एक बार आप चेक कर लें, एक बार पढ़ना तो आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है मेरे दोस्त। आओ अब ये देखो ये एंट्री है, तो सबसे पहले बताता हूँ ये डेबिट नेचर का है, ट्रेडिंग ऑन में आएगा, परचेज डेबिट नेचर का है, ट्रेडिंग ऑन में आएगा, वेजेस डेबिट नेचर का है, ट्रेडिंग ऑन में आएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं इसको। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या हुआ, रिटर्न आउटवर्ड, ये तो रिटर्न आउटवर्ड मतलब मैंने बाहर बेचा है, तो ये परचेज रिटर्न क्या है, परचेज रिटर्न, ठीक है, इसको कहा करेंगे। सेल आपका क्रेडिट नेचर का है, ट्रेडिंग ऑन में आएगा, सेल रिटर्न हो गया ये, सेल रिटर्न, सेल का नेट लिखते हैं नेट। सैलरी डेबिट नेचर का है, पीएल अकाउंट में आएगा। इंश्योरेंस डेबिट नेचर का है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। ये सब आपको कैसे पता चलेंगे भाई कौन सा कहाँ है कौन सा कहाँ आएगा, ये सब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले चैप्टर में इसी के बारे में तो बात कर रही है, ये सब तो लिखना है दोस्तों। मैं आपको जहाँ पर बता रहा हूँ, बैड डेट जो है लॉस है पीएल अकाउंट के अंदर आएगा, डेबिट साइड में, इंटरेस्ट है रिसीव्ड है, इनकम है डेबिट क्रेडिट साइड है, पीएल अकाउंट के डेबिट क्रेडिट साइड में आता है, ये सब आपको बताऊँ, एक करके एंट्री पास करते देखो तो कुछ एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगी, कुछ एंट्री पीएल अकाउंट में। अभी आप समझ नहीं पाओगे कि भाई कौन सी एंट्री ट्रेडिंग कौन सी पीएल में, ये क्वेश्चन दोबारा करना और कब करना, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीएल अकाउंट चैप्टर, पीएल अकाउंट चैप्टर करते ही क्लोजिंग एंट्री दोबारा करना, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक का नेचर क्या होता है, डेबिट, मैं नेचर बता देता हूँ फिर क्रेडिट करते हुए, ये डेबिट नेचर का है, ये डेबिट है। रिटर्न आउटवर्ड, तो यहाँ तो इसका परचेज रिटर्न का नेट करते हैं दोस्त, अभी सिखाऊंगा इसका। सेल रिटर्न क्रेडिट नेचर का है, सैलरी डेबिट नेचर की, इंश्योरेंस पे करा डेबिट नेचर का, डेबिट लॉस हो गया डेबिट नेचर का, इंटरेस्ट रिसीव करा इनकम है मेरी क्रेडिट नेचर की है, डिस्काउंट अलाउ दिया है तो लॉस हो गया डेबिट नेचर का, डिस्काउंट रिसीव करा इनकम क्रेडिट नेचर, क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट नेचर का। अब जो डेबिट नेचर के जो क्रेडिट नेचर का ध्यान देना, आप ये समझो कि जो सेल रिटर्न है, सेल रिटर्न ये सेल को कम कर देता है, ध्यान से ना, सेल रिटर्न क्या करता है, सेल को, अगर सेल क्रेडिट नेचर का तो सेल रिटर्न किस नेचर का होता है, डेबिट नेचर का बताया था। अगर ये सेल रिटर्न है, कौन सा सेल रिटर्न है, रिटर्न इनवर्ट, रिटर्न इनवर्ट को क्या बोलते हैं, सेल रिटर्न बोलते हैं। रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं परचेज रिटर्न। आउटवर्ड क्या होगा, जब मैं खरीदूंगा तभी तो बाहर भेजूंगा, आउटवर्ड। तो परचेज रिटर्न क्या होगा, क्रेडिट नेचर, क्योंकि परचेज अगर डेबिट का है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट, अपोजिट होता है हमेशा। क्यों होता है अपोजिट, क्योंकि हम परचेज को कम करते हैं उससे। अब नेचर मैंने आपको बता दिया, अब आपको ये देखना है कि कौन सा कहाँ जाएगा, तो मैं आप बता देता हूँ आपको कौन सा कहां पर जाएगा। पहले तो नेचर समझ में आया आपको, ये बताओ नेचर क्लियर है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है मुझे पता है, जो अकाउंट वाले को तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आ रही है। देखो जो अकाउंट वाले नहीं है उनको थोड़ी प्रॉब्लम है, पर मैं आपको समझा दूंगा इसको बदल, हर बार समझाते हुए कुछ चीज छुटवाई तो ये भी नहीं छुटवाऊंगा, टेंशन मत लो। ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड में, ओपनिंग स्टॉक डेबिट नेचर का है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, कहां होगा, ट्रेडिंग अकाउंट। परचेज ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, रिटर्न आउटवर्ड ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होगा, सेल ट्रेडिंग अकाउंट में, इनवर्ट ट्रेडिंग अकाउंट में, सैलरी पीएल अकाउंट में, इंश्योरेंस पीएल अकाउंट में, राइटर पीएल अकाउंट में, इंटरेस्ट पीएल, डिस्काउंट पीएल, डिस्काउंट अलाउ पीएल और क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग। अब जोन से ट्रेडिंग ऑन में है वो आपने डाल, मैंने यहाँ बता तो दिया, पर ये सब लॉजिक आपको पता चलेगा, ठीक है। मैं आपको फिर बार बार ये हम करता हूँ कि आपको अब पहली एंट्री ये हुई,
दूसरी एंट्री ये करी इनकम की, तीसरी एंट्री ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकाला, चौथी एंट्री ये करी, पांचवी एंट्री है और छठी एंट्री है। ठीक है, चलो मैं फिर कह रहा हूं, यहां पर आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि समझ ना आए, ठीक है, पर ये आपको जरूर समझ में आएगा जब आप चैप्टर पढ़ेगा। लास्ट बार कह रहा हूं, इसके बाद नहीं कहूंगा। देखो ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बेचिस और रिटर्न इनवर्ट कौन कौन से डेबिट नेचर के? तो ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग में देखो ये डेबिट नेचर का है, ये डेबिट नेचर का, ये डेबिट नेचर का और ये डेबिट, ये चार चीजें आपको लेंगे। कौन सा? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बेचिस और रिटर्न इनवर्ट। ये डेबिट नेचर के हैं, तो इसको जब हम ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग में, सब ट्रेडिंग में जाएगा। जब इसको ट्रांसफर करेंगे ट्रेडिंग में तो डेबिट का क्या करना पड़ेगा? मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, और ट्रेडिंग अकाउंट करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक, परचेज, बेचिस, रिटर्न इनवर्ट क्या करा मैंने क्रेडिट कर दिया, क्यों? ये डेबिट नेचर के क्रेडिट करा और ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर। अब ये देखो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट नेचर की, रिटर्न अकाउंट क्रेडिट नेचर का है और सेल क्रेडिट नेचर का है। ये ट्रेडिंग में जाएंगे उसको डेबिट करना पड़ेगा रिटर्न अकाउंट सेल को, और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। ये देखो सेल और रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक भी था, सॉरी तो लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक भी था जो कि ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट नेचर का है। तो जो क्रेडिट नेचर का है क्या करना पड़ेगा? हमको डेबिट करना पड़ेगा, कहां लेना पड़ेगा? ट्रेडिंग अकाउंट में। अब मैं आपको ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालना सीखूंगा। मैंने कहा बताओ डेबिट साइड और क्रेडिट साइड में क्या फर्क है? डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में क्या क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट और खर्चे मेरे टोटल इतने थे और इनकम टोटल इतनी थी, ठीक है, क्रेडिट मतलब इनकम, मेरी इनकम इतनी थी और खर्चे मेरे इतने थे। अब खर्चे और इनकम को मैच करेंगे तो प्रॉफिट निकालेंगे, तो लॉजिक है 10,000, 50,000, 5,000 और 10,000 करेंगे, 60, 70, 75,000, ये मेरी 75,000 की मेरी क्या होगी? देखो ये टोटल 75,000 और इनकम मेरी होगी 1,20,000। ध्यान समझना, इनकम टैक्स सेटल होती है 1,20,000 मेरी इनकम है और खर्चा मेरा 75,000 का। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया? 75,000 खर्चा कर कर मैंने 1,20,000 का कमाया, तो इसमें इसको माइनस कर देंगे। तो जैसे माइनस करेंगे 75,000 रुपए जो भी आएगा दोस्त उसको बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। क्या बोलेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट। या तो प्रॉफिट होगा या फिर दोनों हो सकता है, कभी एक साथ नहीं हो सकता, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। तो मैंने 1,20,000 रुपए कमाया, 75,000 खर्चा करके, तो आपका जो प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट आया 45,000 आया। क्या आया? 45,000 आया। समझ में आया? खर्चा इनकम करना है, ट्रेडिंग का अलग करना है और प्रॉफिट एंड लॉस इनकम खर्चे अलग जोड़ने हैं। ट्रेडिंग वाले खर्चे और इनकम का अलग निकालना है, तो ट्रेडिंग वाले खर्चे और इनकम को माइनस वगैरह करके जो निकल कर आता है प्रॉफिट लॉस को ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और पीएल अकाउंट वाले खर्चे और इनकम को माइनस करने के बाद जो निकल कर आता है उसको बोलते हैं नेट प्रॉफिट, नेट लॉस। तो अभी मैंने ट्रेडिंग वाले खर्चे और ट्रेडिंग वाली इनकम ले लिया। देखो ट्रेडिंग का खर्चा डेबिट साइड में आया, डेबिट साइड में खर्चे आएंगे, और ट्रेडिंग की इनकम क्रेडिट साइड में आए, तो खर्चे और इनकम में से क्या करना? माइनस करना। इनकम 1,20,000 थी, खर्चे 75,000 था, माइनस कर तो क्या बचेगा? 45,000। ग्रॉस प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट किस नेचर का होता है? क्रेडिट नेचर का होता है। इसको कहां ट्रांसफर करेंगे? ट्रेडिंग में, पीएल में। हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होता है। याद आए? मेरी मिस्टेक हो गई थी। ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होगा, नेट प्रॉफिट कैपिटल में ट्रांसफर होगा दोस्त। तो ग्रॉस प्रॉफिट पीएल में ट्रांसफर होगा, पर कैसे? ग्रॉस प्रॉफिट का नेचर, प्रॉफिट का नेचर हो गया क्रेडिट, खत्म करने के लिए करना पड़ेगा डेबिट, और पीएल अकाउंट करना पड़ेगा क्रेडिट। देखो यहां पर आपके दे रखा है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये तब लिखेंगे जब मैं अकाउंट मेंटेन करूंगा, आगे जाकर सिखाऊंगा। यानी अभी आप ये देखो ग्रॉस प्रॉफिट टू पीएल अकाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों हुआ? डेबिट, क्योंकि क्रेडिट नेचर का इसको डेबिट कर दिया और पीएल अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर दिया। ठीक, और ये ग्रॉस प्रॉफिट आया कहां से? ये ग्रॉस प्रॉफिट आया कहां से? ट्रेडिंग अकाउंट से। इसलिए यहां पर हेडिंग डाल दी इन्होंने, ये ग्रॉस प्रॉफिट जो आया वो ट्रेडिंग से आया, इसलिए यहां पर लिखा ट्रेडिंग अकाउंट टू पीएल अकाउंट। दोस्तों मैं यहां पर अभी यहां पर इसकी दूसरी एंट्री में बता देता हूं। इनकी दूसरी एंट्री भी होती है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट लॉस की दूसरी एंट्री होती है। जैसे ग्रॉस लॉस कहां से आता है? ट्रेडिंग से आता है। तो यार एक एंट्री और कर सकते हैं इसमें, पीएल अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग। सही एंट्री यानी मानी जाती है ट्रेडिंग अकाउंट वाली, यानी सही एंट्री मानी जाती है। ये तो भी लॉजिक को समझाने के लिए कर रहा हूं। ग्रॉस लॉस आया कहां से? ट्रेडिंग, तो ट्रेडिंग अकाउंट से आती है। अब ये कहां समझ में आया? सेम वहीं पर। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट क्या आएगा? पीएल अकाउंट के अंदर। ग्रॉस प्रॉफिट कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से आता है ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट की जगह ट्रेडिंग अकाउंट लिख देंगे बस, सिंपल। और टू पीएल अकाउंट आया समझ में? तो ये कह रहा है कि ग्रॉस प्रॉफिट आता कहां से है? तो मैंने कहा ग्रॉस प्रॉफिट आता है ट्रेडिंग अकाउंट से। तो ये एंट्री भी पास कर सकते हैं, और जब आगे जाकर मैं आपको पीएल अकाउंट सिखाऊंगा ना, उस दिन के बाद आपसे ये एंट्री पास करने वाले हैं। अभी यहाँ पर जान के सिखाएंगे। ऐसे नेट प्रॉफिट कहां से आएगा? नेट प्रॉफिट आएगा पीएल अकाउंट से। तो यहाँ लेंगे पीएनएल अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ऐसा भी कर सकते हैं। तो नेट प्रॉफिट आता है पीएल अकाउंट से, पीएल अकाउंट टू कैपिटल। इन्होंने यही गलती होगी अभी, क्योंकि ये समझते हैं कि आपको सब आता है। और कैपिटल और जो अकाउंट वाले अब ये एंट्री पास करेंगे, आपको पता है सर
ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं सर, ट्रेडिंग अकाउंट क्या ग्रोथ प्रॉफिट, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होगा, ट्रेडिंग अकाउंट से पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जो ग्रोथ प्रॉफिट है कहां से आया, ट्रेडिंग अकाउंट से आया, तो ट्रेडिंग टू पीएल, ठीक है, या पीएल टू ट्रेडिंग। अब कैपिटल अकाउंट, नेट लॉस कहां आता है, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट में, तो पीएल अकाउंट में आएगा टू और यहां पर कैपिटल अकाउंट। और बाकी जिनको नहीं समझ में आया वो जो आप क्या कहते हैं जो अकाउंट वाले नहीं है वो आप भी ये समझ लीजिए, ये समझ में आ रहा है नेट प्रॉफिट कैसे खत्म हुआ, बस ये समझ लो कि नेट प्रॉफिट आता कहां से, पीएल अकाउंट से आता है। प्रॉफिट का नेचर वही डेबिट करेंगे, क्योंकि क्रेडिट नेचर का तो डेबिट करेंगे, खत्म करने के लिए बाद नेट प्रॉफिट की जगह लगा देंगे पीएल अकाउंट, बस ये रहा। अब देखो प्रॉफिट वाली इनकम साइड लेते हैं, अब क्रेडिट साइड में देखो ये खर्चा है सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट और डिस्काउंट लगाओ, सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट और डिस्काउंट, ये डेबिट साइड में पीएल अकाउंट में आएंगे, डेबिट है तो कौन करना पड़ेगा क्रेडिट और पीएल अकाउंट में लगाना पड़ेगा डेबिट। सैलरी, इंश्योरेंस, बैड डेट ये करा क्रेडिट करा सबको, देखो टू टू क्रेडिट करा और पीएल अकाउंट में डेबिट कर दिया, ठीक। अब इनकम, इंटरेस्ट रिसीव और डिस्काउंट रिसीव, क्रेडिट नेचर क्या है, मुझे डेबिट करना पड़ेगा और ट्रांसफर कर देंगे पीएल अकाउंट में, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम है, डेबिट करेंगे और पीएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। अब देखो टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ, देखो नेट फ्लो अभी मैंने यहाँ पे निकाला था ना, अच्छा ग्रॉस प्रॉफिट दिया मेरे, अभी टोटल प्रॉफिट कितना है, आज मैंने खर्चा कितना करा, मैंने यहीं से माइनस करता हूँ एक्सपेंस, पीएल अकाउंट वाले एक्सपेंस और ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस करते हैं, ठीक है, तो मैंने 45,000 कमा चुका हूँ, ठीक है। अब मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ 16,000 का हुआ, देखो यार खर्चा टोटल मिलाकर कितना हो गया, सबको मिलाकर कितना हो गया 16,000, ठीक, तो मैं यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट 16,000 और हटाऊंगा, क्योंकि मेरा अभी 45,000 कमाया, पर इसमें भी और खर्चे माइनस करने वो हटा दिया, इसके बाद मेरी और इनकम भी तो हुई तो मैं उसको भी जोड़ दूंगा, मतलब और जो मैं और ग्रॉस प्रॉफिट में से जब और खर्चे इनडायरेक्ट खर्चे माइनस कर दूंगा और इनडायरेक्ट इनकम कर दूंगा तो वहां पर निकल जाएगा फिर नेट प्रॉफिट, निकल जाएगा नेट प्रॉफिट। मैंने कहा 45,000 मेरा प्रॉफिट निकल का है, पर इसमें भी कुछ खर्चे रह गए जो ऑफिस वाले हैं और जो सैलरी बेचने वाले हैं, वो मैंने यहाँ से माइनस कर दिया 16,000 रुपए, और इनकम भी तो हुई, तो मुझे कुछ इनकम भी हुई, देखो ये इनकम मेरे भी 6,000 रुपए की इनकम हुई, देखो ये 3,000 करके वो इनकम मैं यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो देखा जाएगा मेरा कितना आ गया 35,000 का आगे ऐड कर दिया, माइनस के लिए कर दिया, ऐड कर देंगे, और देखा जाए तो मेरा क्या आ गया दोस्तों, तो मैंने क्या करा देखो सिंपल, मैंने कहा भाई टोटल मेरी 1,20,000 की इनकम हुई, जिसमें 75 माइनस करा तो क्या आया 45 का प्रॉफिट है, पर इसमें भी टोटल खर्चे माइनस नहीं हुए, तो मैंने और खर्चे माइनस करे फिर और इनकम ऐड कर दी, तो नेट आया, नेट इसलिए तो बोला कि अब ये ऐसा प्रॉफिट है जो एक्चुअल प्रॉफिट हुआ, वो तो वैसे इमेजिनरी प्रॉफिट, इल्यूजनरी प्रॉफिट है, ये बस दिखावा है कि 45,000, उसके बाद भी टोटल खर्च और भी और खर्चे जो माइनस करने वो मैंने और माइनस कर दिए, फिर क्या करा इनकम और ऐड कर दी, तो 35,000 रुपए, तो ये नेट प्रॉफिट कहाँ आएगा, नेट प्रॉफिट का नीचे क्या आएगा, नेट प्रॉफिट का नेचर क्या होता है, क्रेडिट को खत्म करने के लिए करना पड़ेगा मुझे, नेट प्रॉफिट को डेबिट करना पड़ेगा, और नेट प्रॉफिट आता कहां से पीएल अकाउंट से, इसलिए पीएल अकाउंट डेबिट करना, ये नेट प्रॉफिट वाला ही है, ठीक है, और इसको कहां भेज देंगे कैपिटल अकाउंट में, सॉरी नेट प्रॉफिट तो क्रेडिट नेचर का होता है ना, इसको हम डेबिट करेंगे, आज क्या होता है नेट प्रॉफिट किस नेचर का होता है दोस्त, क्रेडिट नेचर का होता है, इसको हम डेबिट करेंगे, तो नेट प्रॉफिट को कर देंगे डेबिट, और इसकी जगह पर लिख सकते हैं, इसकी जगह पर लिखना है क्या है पीएल अकाउंट में डेबिट करेंगे, और उसको कहां भेज देंगे कैपिटल, इससे कैपिटल बढ़ जाएगी, मेरा प्रॉफिट होगा तो मैं किसको बढ़ाऊंगा, मैं ओनर को दूंगा प्रॉफिट, एक बिल्डिंग को प्रॉफिट होगा, एक बिजनेस को प्रॉफिट होगा, किसको देगा ओनर को दे देगा, तो कैपिटल लगा आ रहा समझ में, तो बस नेट प्रॉफिट ना लिखकर क्या लिख देना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां नेट प्रॉफिट से समझाया था विदाउट अकाउंट वालों के लिए, और जो अकाउंट वाले हैं उनको लिए नेट प्रॉफिट, सर विदाउट अकाउंट वाले भी अगर आप चाहो तो आप नेट प्रॉफिट पे अकाउंट लिख सकते हैं, आपको समझा दिया है, पर इसका असली लॉजिक तो वही होगा, ठीक है, तो भाई यहाँ पर ये खत्म हो गया, देखो यार पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, देखो एडिशनल एंट्री के बारे में लिखा है टू बी डिस्कस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर, मतलब फाइनल अकाउंट चैप्टर में डिस्कस करना है। अब ट्रांसफर एंट्री और सीखनी है, और खत्म, एक क्वेश्चन ट्रांसफर एंट्री का भी है, मैं खुद कहता हूं कि क्लोजिंग एंट्री मैं समझा ही नहीं पाया ढंग से, जो उन स्टूडेंट को जिन्होंने अकाउंट नहीं पढ़ी, उन स्टूडेंट को जिन्होंने अकाउंट पढ़ी उनको तो लॉजिक ऐसे क्लियर हो गया होगा कि जो भी इसके बिहाइंड लॉजिक क्या है, ठीक है, उन स्टूडेंट को जिन्होंने अकाउंट नहीं पढ़ी उनको लॉजिक क्लियर नहीं हुआ होगा, और उनको ये मानना पड़ेगा कि जब तक आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फाइनल अकाउंट वाला चैप्टर नहीं पढ़ लेते तब तक ये लॉजिक क्लियर ही नहीं हो पाएगा, किससे पूछ लेना, ठीक है, उनको लॉजिक इसलिए क्लियर है विद अकाउंट वालों को, पीछे का लॉजिक उनको पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ ट्रांसफर होता है इसलिए एंट्री पास होगी, इसलिए, ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं ट्रांसफर एंट्री। इसके लिए मैं आपसे थोड़ी सी मिस्टेक उसके लिए सॉरी, और दूसरा दोस्त आपके पास सही कर लेना मिस्टेक को, भाई हो जाता है कभी कभी, ठीक है, और दूसरा चाहता तो मैं इस मिस्टेक को काट कर दोबारा रिकॉर्ड कर देता, पर नहीं हो जाता है तो हो जाता, सिंपल ही बात है भाई, ठीक है। इसके बाद अब आप एंट्री आ रही है ट्रांसफर एंट्री, और खत्म आज का क्लास, ट्रांसफर एंट्री करके और उसकी क्लास खत्म, ट्रांसफर एंट्री
एक बार मैं हमेशा ये रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, विदाउट अकाउंट वाले से एक रिक्वेस्ट है, जब भी आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर होगा जिस दिन, उस दिन आप क्लोजिंग एंट्री को दोबारा करना, और नहीं लॉजिक क्लियर होना तब क्या देना मुझे, मैं मेरी गारंटी है लॉजिक क्लियर होगा। ठीक, वो बताया ना क्यों डेबिट होता है, क्यों क्रेडिट होता है, ये नहीं बताया मैंने, पहली बार ऐसी एंट्री कराई जिसमें ये नहीं बताया डेबिट क्यों हुआ। हर बार बताता है बेसिक के अंदर, पर यार एंट्री में नहीं बता पाया, बता नहीं सकता, हो नहीं सकता ऐसा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब तक आपको लेवल नहीं पता होगा तब तक कैसे करेंगे। ठीक है, चलो तो हम एंट्री लिखते हैं when it is necessary, it necessary, when it necessary for an amount, when it necessary for an amount of amount or balance of one account to be transferred to some other account if done by means of a transfer, done by means of a transfer entries in the general property, ठीक, सीधा क्वेश्चन में चलते हैं। एक एंट्री से समझा देता है, एक ट्रांसफर एंट्री समझा देते हैं। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, क्या एंट्री होगी बताना। कैश बैंक में डिपॉजिट करा, सर आपका होगा सर बैंक बढ़ गया, सर हमें पता है एंट्री बैंक बढ़ गया तो बैंक को करेंगे डेबिट और कैश कम होगी कैश को करेंगे क्रेडिट, तो सिंपल है। बैंक का बताओ कैश विथड्रॉ फ्रॉम बैंक, तो बताओ विड्रॉ की एंट्री क्या होगी, बैंक से विड्रॉ करा, सब बड़ी सिंपल है। विड्रॉ की एंट्री भी हमने कैश निकाला तो हमारे पास कैश बढ़ गया और हमारे पे बैंक कम हो गया, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। अच्छा मैंने कहा बताओ एक चीज और, एक एंट्री और सिखाओ। मैंने कहा क्या सर बताओ, कैश विड्रॉ और पर्सनल यूज, ये बताया था पर्सनल यूज के लिए क्या विड्रॉ करा, तो सर ये तो ड्राइंग हो गई। हम कहा अब क्या होगा सर ड्राइंग का नीचे डेबिट होता है, ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, इसका नीचे डेबिट होता है और इससे मेरी कैपिटल कम हो जाती है, इससे मेरी कैपिटल कम हो जाती है दोस्तों। कैपिटल कम नहीं होती, कैश चले जाता है, सर कैपिटल कम नहीं होती कैश चले जाता है। या तो ऐसा कर लो, आगे इसको क्या करेंगे दोस्त, इसको क्या करेंगे, या तो एक एंट्री पास हो सकती है या दूसरी एंट्री होगी कि कैपिटल अकाउंट मेरी कम हो जाएगा क्योंकि पैसा कैपिटल निकाला और ड्राइंग मेरा क्रेडिट कर दूंगा क्योंकि ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हुआ, ड्राइंग की वजह से कैपिटल कम हो गया, तो कैपिटल कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा और ड्राइंग को क्रेडिट करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से होगा। ठीक है, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट को कैश कर लो, ड्राइंग लेके और कैश चलेगा मेरा, याद कर लो, या ये कह सकते हो कैपिटल की वजह से ड्राइंग। इसको बोलते हैं ट्रांसफरेंट। ट्रांसफरेंट का मतलब क्या होता है, इट इज व्हेन इट नेसेसरी फॉर एन अकाउंट, जब एक अमाउंट या बैलेंस किसी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर, एक अकाउंट से ट्रांसफर करना चाहते हो दूसरे अकाउंट में, तो आपके लिए उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर एंट्री पास करनी पड़ेगी। मतलब एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे ट्रांसफर एंट्री पास करनी पड़ेगी दोस्तों। उसके लिए मुझे कौन सी एंट्री पास करनी पड़ेगी, ट्रांसफर एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अगर मैं कहूं कि ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या है, तो आप कहना सर एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं उसका अमाउंट या फिर बैलेंस, उसके लिए हमें क्या करनी पड़ती है, दूसरे अकाउंट में बढ़ जाएगा एक अकाउंट में कम हो जाएगा, उसके लिए हमें क्या पास करनी पड़ती है, ट्रांसफर एंट्री। ये क्या है, ट्रांसफर एंट्री क्या है, देखो क्वेश्चन करो। ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है। तो अगर मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जो क्रेडिट बैलेंस वाले थे उसको डेबिट करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, और जो डेबिट बैलेंस वाले उसको क्रेडिट करके कैंसिल करना पड़ेगा। ट्रांसफर कर रहा हूं ना एक जगह से, जब दूसरी जगह ट्रांसफर करूंगा तो यहाँ तो रहेगा या नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, तो उसके लिए कैंसिल हटाना पड़ेगा और वहां बढ़ जाएगा। आ रहा समझ में नहीं आ रहा, चलो इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। और क्या रहा है देखो, बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ फ्लोइंग, अ बैलेंस अपीयर इन द बुक्स ऑफ पटना है, कौन करते हैं पार्ट एंड नेसेसरी ओपनिंग एंट्री। सर ये ट्रांसफर एंट्री का क्वेश्चन नहीं है, ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन है, ये तो आप कर सकते हो। ओपनिंग एंट्री क्वेश्चन है सर, ओपनिंग एंट्री का क्वेश्चन है सर, ट्रांसफर एंट्री क्वेश्चन नहीं है। ट्रांसफर एंट्री क्वेश्चन मैंने ये बता दिया, ये ट्रांसफर एंट्री क्वेश्चन नहीं है, ये ओपनिंग एंट्री क्वेश्चन है। इतना गलती से यहाँ पुट कर दिया, इसको ऊपर पुट करना था। कर ले एक बार ओपनिंग एंट्री क्वेश्चन देखना। ओपनिंग एंट्री क्या है, जो भी डेबिट है वो डेबिट से डाल दो और जो भी क्रेडिट है क्रेडिट से डाल दो, बराबर आना चाहिए सर। ठीक, देखो फर्नीचर का लिखना मेरे साथ, लिखना आप ओपनिंग एंट्री पास कर लेते हैं। फर्नीचर अकाउंट डेबिट,
मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टोटल कर लो उसका 4000 लिख लो। एंट्री पास कर लो। फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट और आपके पास कैश अकाउंट डेबिट। तो ये इसका टोटल है डेबिट में 45,000 रुपए। ठीक है, कैपिटल ये और ये 30,000 कैपिटल क्रेडिट, 5,000 बीआर क्रेडिट, बीपी क्रेडिट और 10,000 क्रेडिट क्रेडिट, 45,000 बराबर हो गया। खत्म। तो क्या करेंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेटर अकाउंट डेबिट, बीआर अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट 2, कैपिटल अकाउंट 2, बीपी अकाउंट 2, क्रेडिटर अकाउंट एंट्री पास। तो ट्रांसफर एंट्री का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर एंट्री का हुआ जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में हम ट्रांसफर करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक एंट्री। मान लो मैंने अपने पीएनबी बैंक अकाउंट से किसी एसबीआई बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा, तो पीएनबी बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, एसबीआई बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। दोस्तों ट्रांसफर एंट्री ज्यादा आती नहीं है, मेनली जो एंट्री आती है वो एंट्री जो पास करनी होती है ओपनिंग और क्लोजिंग एंट्री, और सबसे इंपॉर्टेंट की एंट्री है वो सबसे इंपॉर्टेंट है एडजस्टमेंट एंट्री, उसके बाद है क्लोजिंग एंट्री और उसके बाद है ओपनिंग एंट्री, फिर इसके बाद है आपके पीएनएल ट्रांसफर एंट्री। तो जो प्रेफरेंस वाइज आपको देना है, सबसे पहले आपको जो ध्यान रखनी है एडजस्टमेंट एंट्री याद रखनी है, वो आगे जाके पढ़ेंगे। फिर क्लोजिंग एंट्री, ये भी आगे जाके इसका लॉजिक क्लियर होगा, और आप यहाँ देखो लॉजिक आगे क्लियर होगा। ओपनिंग एंट्री ये तो मैंने अभी सिखा दी, और ट्रांसफर एंट्री को तो सिंपल आप मतलब है एक जगह से दूसरे जगह में ट्रांसफर करना है तो ट्रांसफर एंट्री। और लो द एंड ऑफ द चैप्टर मैंने आपकी बुक के सारे क्वेश्चन खत्म करा दिए, एक ही क्वेश्चन था और ज्यादा चैप्टर है इसमें से आता नहीं पेपर के अंदर जनरली। ठीक है मेरे दोस्त, जनरल पेपर में आता नहीं। लो भाई इस वाले चैप्टर में एमसीक्यू वगैरह भी नहीं है तो नहीं। अब मैं बताऊं आपको क्या पढ़ाना है, मुझे 2 चैप्टर पढ़ाना है बस। पहला कैश बुक, दूसरा अदर बुक्स बस। और ये 2 चैप्टर पर आपके खत्म सिलेबस खत्म करने से स्टडी नोट नंबर 1 खत्म, और एक स्टडी नोट नंबर ये जो ओपनिंग एंट्री अगला चैप्टर में दिखाया था वो भी खत्म करना। ठीक है, तो ये 2 मेरे कराने बेसिक पूरा खत्म कर दूंगा मैं। और मैं उन बच्चों को कहूंगा जो अकाउंट से नहीं है, उनको कहूंगा कि टाइम टू टाइम अपनी 11th क्लास की बुक को पकड़ते रहिए और उसमें कुछ करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, तभी आपका बेसिक क्लियर होगा। और प्रैक्टिस करते रहिए, तो यहाँ प्रैक्टिस करने के लिए कम है, आप बुक लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आज क्लास को इतना समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।